आपको आवाज आ रही है सबको? अभी आ रही है या पहले भी आ रही थी? ओ ऑलराइट, ठीक है, मैं तो काफी डिस्कशन कर चुका। चले भाई चले। मैं तो कब से जो है वो डिस्कशन ही कर रहा था यहाँ पे। एनीवेज, मैं फिर से जो है वो स्टार्ट कर देता हूँ, नो वरीज। हाफसा क्लियर है? अब आवाज आ रही है आपको? चले, अच्छा हो गया कि अभी हाईलाइट हो गया, वरना ये है कि ऐसा नहीं पूरी क्लास ही निकल जाती। चले भाई, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे साथ चलेंगे सब। ठीक है। एनीवेज, देखिए हम ये कह रहे थे, हमने जो डिस्कशन अपना स्टार्ट किया वो यहाँ से किया कि जो कंपनीज हैं, ठीक है, अब ठीक है, अब वो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, क्या नाम है, एहसन मुख्तियार, ठीक है, लेकिन ये है कि ये अलग से आप मुझसे पहले डिस्कस कर लें। हाँ चलो, मैं बताता हूँ। सेक्शन 3 के अंदर हमने ये बात की कि भाई अगर कोई ऐसी कंपनी है जिस जो नॉन ट्रेडिंग कंपनी है, जिसका स्कोप लिमिटेड है टू दी प्रोविंस, ठीक है, अगर वो अपने प्रोविंस को क्रॉस करती है तो फिर एससीसीपी एप्लीकेशन फाइल कर सकता है फॉर द पर्पस ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है। उसने अपने लाइसेंस को ब्रीच किया, हमने कहा कि भाई वो बनी थी जो है वो एक प्रोविंस के लिए, टेरिटोरियल लिमिट्स को उसने क्रॉस किया। एनीवेज, अब हमने कहा कि भाई मैं जो डिस्कस बेसिकली कर रहा था वो मैं रिपीट कर रहा था यहाँ से, ठीक है। हमने कहा भाई कंपनी की कुछ काइंड्स होती हैं, ठीक है, 3 तरह की काइंड्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया था, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी के ऊपर हमने बात की थी। हमने कहा भाई लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है कि जहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिट कर जाती है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल। लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल क्या होता है कि जहां पे मेंबर अंडरटेक करता है कि मैं एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा जब कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ मूव करेगी, ठीक है। गारंटी तो करता है, लेकिन हमने कहा अनलिमिटेड गारंटी नहीं है, यहाँ भी लिमिटेड गारंटी कर रहा है, ठीक है। लिमिटेड बाय गारंटी का कॉन्सेप्ट ये है। फिर हमने कहा कि भाई अगर मैं बात करता हूँ लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल की, तो ये क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, ठीक है। हमने कहा लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल। फिर हमने एक और बात की, हमने कहा भाई लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं तो आप अपनी अंडरटेकिंग को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप डिवाइड करेंगे तो मैं कंसिडर ये करूंगा कि विदाउट शेयर कैपिटल नहीं है, ये विद शेयर कैपिटल है, चाहे मेमोरेंडम या आर्टिकल में कुछ भी लिखा हो। फिर हमने बात की अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली कंपनी का मतलब क्या होता है। हमने कहा जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। इसी तरह से फिर हमने बात की, हमने कहा भाई टाइप्स की अगर मैं बात करता हूँ तो टाइप्स के अंदर आपके पास 3 तरह की कंपनीज होती हैं। एक होता है सिंगल मेंबर कंपनी, ठीक है, जहां पे एक ही मेंबर होगा, जो मेंबर होगा वही डायरेक्टर होगा। डिनोट कैसे करेंगे, एसएमसी प्राइवेट से डिनोट करेंगे। मिनिमम कितने मेंबर होंगे, एक। मैक्सिमम कितने मेंबर होंगे, एक। जो मेंबर होगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक पर्सन को नॉमिनेट करे जो उसकी लाइफ के बाद लीगल हेयर्स तक शेयर्स को ट्रांसफर करवाएगा और उस वक्त तक बिजनेस को रन करेगा जब तक लीगल हेयर्स अपनी पोजीशन का चार्ज ना ले लें। फिर हमने बात की प्राइवेट कंपनी की। हमने कहा भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है। प्राइवेट कंपनी के केस के अंदर 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। नंबर 2, आपके पास जो मेंबर्स होंगे, मेंबर्स शैल नॉट बी मोर देन 50 एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉइज। नंबर 3, प्रोहिबिट्स द इनविटेशन टू जनरल पब्लिक। हमने कहा भाई यहाँ पे आपके पास अगर जॉइंट शेयर होल्डर है, जॉइंट शेयर होल्डर का मतलब क्या है, मैं और एहसन मिल के जो है वो फॉर एग्जाम्पल एक शेयर ओन करते हैं, तो अब इस केस के अंदर मैं अलग अलग शेयर होल्डर हम नहीं कहलाएंगे, हम एक ही शेयर होल्डर कहलाएंगे, जॉइंट शेयर होल्डर कहलाएंगे, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं। पब्लिक कंपनी के केस के अंदर हमने कहा कि भाई मिनिमम 3 होते हैं, मैक्सिमम अनलिमिटेड होते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। हमने कहा भाई पब्लिक कंपनी जो है वो लिस्टेड भी हो सकती है, अनलिस्टेड भी हो सकती है। लिस्टेड क्या होगी, जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज ऑफ पाकिस्तान पे ट्रेड होते हो। अनलिस्टेड क्या होगी कि जिसके शेयर ट्रेड ना होते हो लेकिन पोटेंशियल रखते हो कि बाद में जो है वो ट्रेड हो सकते हैं। फिर हमने कहा कि भाई अगर आपका प्राइवेट कंपनी के केस में या पब्लिक कंपनी के केस के अंदर आपके नंबर्स जो हैं वो मिनिमम नंबर्स से बिलो चले जाते हैं, तो इनिशियल 180 डेज तक तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आफ्टर लैप्स ऑफ 180 डेज हर वो पर्सन, हर वो मेंबर जो बिजनेस को कैरी आउट करता है वो सेवरली लायबल हो जाएगा। किस चीज के लिए, जो भी डेट्स आपने अग्री किए आफ्टर लैप्स ऑफ 180 डेज। और फिर उसको इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर भी सू किया जा सकता है, उसके अगेंस्ट केस फाइल किया जा सकता है। फिर हमने प्राइवेट कंपनी के लिए एक बात कही कि भाई अगर आप प्राइवेट कंपनी की कंडीशंस को कंप्लाइंस नहीं करते, नॉन कंप्लाई करते हैं, तो फिर उस केस के अंदर क्या होगा, आपके पास जो प्रिविलेजेस, जो बेनिफिट्स अवेलेबल हैं प्राइवेट कंपनी के पास, वो वापस ले लिए जाएंगे अनलेस कि आप प्रूव करें कि भाई ये डेलिबरेट नहीं था, डेलिबरेटली मैंने ये काम नहीं किया, अनइंटेंशनल था, इनएडवर्टेंसी एरर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास जो है वो
अदर्स की कैटेगरी के अंदर दो कंपनीज और आ जाती है। हमने कहा भाई होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी, पेरेंट और सब्सिडरी की जो हम बात करते हैं, हमने कहा भाई पहले समझ लेते हैं कि सब्सिडरी क्या होती है। ठीक है, हमने कहा भाई सब्सिडरी के लिए दो क्राइटेरियाज गिवन है। ठीक है, एक जनरल क्राइटेरिया, एक होली ओन क्राइटेरिया। ठीक है, जनरल क्राइटेरिया के अंदर क्या है, उसने कहा भाई अगर किसी भी कंपनी को आप कहते हैं कि ये दूसरे की सब्सिडरी है, तो ये दूसरे की सब्सिडरी कब होगी, जब दूसरी पहली कंपनी क्या करती हो, इस कंपनी के अंदर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल करती हो। यानी क्या मतलब, डायरेक्टर्स को लाना और हटाने का कंट्रोल किसके पास है, दूसरी कंपनी के पास है। किस कंपनी का, इस कंपनी का। तो हमने कहा एज ए रिजल्ट आई कैन इजीली कंसिडर दिस कंपनी एज अ सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी। ठीक है, या फिर हमने कहा भाई कंट्रोल करती हो मोर देन 50% ऑफ वोटिंग सिक्योरिटीज इंडिविजुअली या जॉइंटली बेसिस के ऊपर। तो हमने कहा फिर भी मैं ऐसे क्या कह सकता हूँ कि ये कंपनी सब्सिडरी है, दूसरी कंपनी क्या है, होल्डिंग कंपनी है। ठीक है, इसी तरह से उसने कहा भाई आपके पास एच है, S1 है और S2 है। ठीक है, तो इस केस के अंदर डिफरेंट लेयर्स बन गई। ठीक है, कि भाई एच होल्डिंग है S1 की, S1 होल्डिंग है S2 की। तो एज ए रिजल्ट क्या हुआ, एच होल्डिंग हो गई S1 की भी और S2 की भी। ठीक है, होली ओन्ड सब्सिडरी क्या होगी, हमने कहा भाई होली ओन्ड सब्सिडरी एक ऐसी कंपनी है जहां पे 100% शेयर जो है वो ओन करती है दूसरी कंपनी। तो एज अ रिजल्ट ये होली ओन्ड सब्सिडरी हो गई और दूसरी कंपनी क्या हो गई, होल्डिंग कंपनी हो गई। हमने कहा भाई होल्डिंग कंपनी को किस तरह से उसने डिफाइन किया, उसने कहा भाई होल्डिंग कंपनी होती है कि भाई अगर दूसरी कंपनी इसकी सब्सिडरी है, तो ये दूसरी कंपनी की क्या है, होल्डिंग कंपनी है। यानी सब्सिडरी के अंदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड है, होल्डिंग में क्राइटेरिया स्पेसिफाइड नहीं है। सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन उसने लिखी कि अदर कंपनी इज इट सब्सिडरी, देन दिस कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज द होल्डिंग कंपनी ऑफ दैट अदर कंपनी। ठीक है, एनीवेज। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो कुछ चीजें जो बार बार रिपीट होंगी हमारे डिस्कशंस के अंदर, उसको मैंने यहाँ पे समराइज किया हुआ है। ठीक है, तो उसको हम इनिशियली डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि बार बार अगर एक एक चीज आएगी तो वो शायद हम उस वक्त जो है वो डिस्कस नहीं करेंगे उसे। हमने कहा भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, हमने कहा भाई अगर किसी भी डिसीजन को अगर आपने करवाना है, तो डिसीजन होगा किसके दरमियान, मेंबर्स के दरमियान डिसीजन हो रहा है, तो हमने कहा भाई किस तरह से होगा। तो उसने कहा भाई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करवा लें। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि लॉ क्या कहता है। कहीं लॉ कहेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, और जहां कुछ भी नहीं कहता वहां इसका मतलब ये है कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, विच इज पास्ड बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। यानी वो बंदा जो वोट डालने के लिए एलिजिबल है, उसकी उसको जो है वो वोट के अंदर आप काउंट करेंगे। सिंपल मेजोरिटी आपको चाहिए, यानी अगर 50% से ज्यादा आप हो जाते हैं, तो फिर इसका मतलब आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास कर लिया। अब आप वोट जो है वो खुद भी डाल सकते हैं, इन पर्सन मतलब खुद आके भी डाल सकते हैं। खुद नहीं जा रहे, प्रॉक्सी के थ्रू भी डाल सकते हैं, किसी और को भेज दिया। ठीक है, यानी किसी और मेंबर से कह दिया कि आप डाल दें। या फिर पोस्टल बैलेट के थ्रू भी डाल सकते हैं, यानी क्या मतलब, ई वोटिंग करवा ली, या आपने बाय पोस्ट अपना जो है वो जो जो वोट है वो आपने भिजवा दिया। ठीक है, तो एक पोस्टल बैलेट के थ्रू कर लिया आपने। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होगा, हमने कहा ये कहाँ लिखा होगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है, हमने कहा भाई ये लॉ में लिखा होगा। ठीक है, हर जगह ऑर्डिनरी होगा सिवाय उसके जहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन लिखा हुआ है। ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, उसने कहा विच इज पास्ड बाय मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 3/4 ऑफ मेंबर्स एंटाइटल्ड टू वोट। ठीक है, अगेन हमने कहा भाई यानी दोनों में डिफरेंस हो गया ना, एक जगह नॉट लेस देन 75% हो गया, और एक जगह सिंपल मेजोरिटी हो गई। ठीक है, वोट कैसे डालेगा, पर्सन में डाल सकता है, प्रॉक्सी के थ्रू डाल सकता है, या पोस्टल बैलेट के थ्रू डालेगा। ठीक है, अच्छा भाई नोटिस भी दिया जाएगा, नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दिया जाएगा, कितने टाइम का, एटलीस्ट 21 डेज पहले जो है वो नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन दिया जाएगा, जो पर्पज स्पेसिफाई करेगा। भाई फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी वांट्स टू चेंज इट्स नेम, ठीक है, तो हमने कहा फिर वो क्या पास करेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन। लेकिन उससे पहले 21 दिन पहले आपने बताना होगा कि भाई स्पेशल रेजोल्यूशन किस चीज के लिए पास करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई नोटिस ऑफ लेस देन 21 डेज जो है वो आप क्या दे देंगे, नोटिस ऑफ लेस देन 21 डेज व्हेन एससीसीपी अलाउज। ठीक है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि भाई इससे कम का भी आप नोटिस दे सकते हैं, यानी 21 दिन का नोटिस होगा। अगर लेस देन 21 डेज का देना चाहते हैं तो लिस्टेड कंपनी है तो एससीपी से परमिशन लें, और अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो जहां मेंबर्स एग्री कर जाए कि ठीक है 21 दिन से कम का टाइम मतलब विच इज फाइन। ठीक है, तो हमने कहा उस केस के अंदर ये हो सकता है। यानी समराइज अगर मैं करूं तो स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है, पहली बात जहां 3/4 ऑफ द मेंबर्स एटलीस्ट हो। ठीक है, नॉट लेस देन 3/4 मेंबर्स। फिर हमने कहा नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन 21 डेज पहले आप भेजें। अगर 21 दिन से कम का नोटिस भेजना चाहते हैं तो लिस्टेड कंपनी है तो एससीसीपी से पूछें, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो मेंबर्स एग्री कर जाए। ठीक है,
फिर हमने कहा भाई सिक्योरिटीज, ठीक है, सिक्योरिटीज का क्या मतलब होता है? हमने कहा भाई इक्विटी सिक्योरिटी भी हो सकती है, डेट सिक्योरिटी भी हो सकती है। इक्विटी सिक्योरिटी का क्या मतलब है? हमने कहा शेयर्स। डेट सिक्योरिटी का क्या मतलब है? हमने कहा फॉर एग्जांपल डिबेंचर्स। दोनों केसेस के अंदर कंपनी कब इशू करती है? जब उसको फाइनेंसिंग की नीड होती है। भाई अगर मैं एक कंपनी हूँ, मुझे पैसे चाहिए, तो दो ही तरीके हैं ना, या तो मैं बोरिंग्स कर लूंगा, ठीक है, या मैं क्या करूंगा, मैं अपने शेयर इशू कर दूंगा, ठीक है। तो उसने कहा भाई सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी? दो चीजें आ जाती है, एक इक्विटी आ जाती है और एक डेट आ जाता है, ठीक है। एनीवेज, फिर उसने कहा कि भाई प्रोमोटर, स्क्रीन आ रही है? आ रही है स्क्रीन अब? अब आ रही है स्क्रीन? चले, तो हमने क्या कहा? हमने कहा भाई प्रोमोटर कौन होता है, ठीक है। प्रोमोटर के केस के अंदर उसने इसको डिफाइन किया, ठीक है। सेक्शन 2 के अंदर उसने प्रोमोटर को डिफाइन किया। उसने कहा भाई प्रोमोटर मैं चार लोगों को कहता हूँ, ठीक है, सुनेंगे साहब, ठीक है। आता है ना बार बार प्रोमोटर प्रोमोटर प्रोमोटर, ये होता कौन है? उसने कहा नंबर 1, जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हो, ठीक है, जिसने इनिशियल यानी इनिशियल मेंबर ऑफ कंपनी की बात कर ली ना, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हो। नंबर 2, जिसका नाम प्रोस्पेक्टस के अंदर है, जो प्रोस्पेक्टस को प्रमोट कर रहा हो, ठीक है, वो भी प्रोमोटर होता है, ठीक है। या फिर उसने कहा कि भाई प्रोमोटर कौन होता है? जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है वो कंट्रोल करता हो अफेयर्स एज शेयर होल्डर या डायरेक्टर, ठीक है। कंपनी के अफेयर्स को अगर आप एज डायरेक्टर या एज शेयर होल्डर जो है वो कंट्रोल करते हैं, तो हमने कहा फिर आप प्रोमोटर की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएंगे। या फिर वो बंदा कि जिसकी एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, तो हमने कहा वो भी प्रोमोटर की डेफिनेशन के अंदर आ जाएगा। यानी चार लोगों को उसने प्रोमोटर की बात कही। उसने कहा नंबर 1, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, वो बंदा जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में आए, वो बंदा कि जो शेयर होल्डर या डायरेक्टर हो, कंट्रोल करता हो अफेयर्स ऑफ द कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या फिर वो बंदा कि जिसकी एडवाइस या इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक्ट करते हो, ठीक है, तो ये प्रोमोटर है। अच्छा भाई मेंबर कौन होता है? मेंबर ऑफ कंपनी कौन होता है? तो उसने कहा भाई मेंबर ऑफ कंपनी सेक्शन 118 के अंदर उसने इसे डिफाइन किया। उसने कहा भाई सब्सक्राइब प्रोमोटर भी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हो सकता है, मेंबर भी सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम हो सकता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ? मेंबर ऑफ अ कंपनी, जब आप जब जब भी मैं आपसे कहूंगा मेंबर ऑफ अ कंपनी, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? हमने कहा भाई वो बंदा जो फर्स्ट टाइम कंपनी के मेमोरेंडम को सब्सक्राइब करे, या फिर वो बंदा कि जिसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स पे आता हो, प्लस साथ में अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो उसको शेयर्स अलॉट किए गए हो। अगर विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जिसने अग्री किया हो मेंबर बनने के लिए। यानी अग्री किया होगा क्या मतलब है कि विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी, तो उसने अग्री किया होगा कि मैं कंपनी को गारंटी दूंगा जब अगर कंपनी वाइंडिंग अप की तरफ मूव करेगी, ठीक है, मैं कि मैं एक अमाउंट कंट्रीब्यूट करूंगा। यानी इन शॉर्ट, मेंबर ऑफ अ कंपनी क्या होता है ना, सुनेंगे, सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम, या फिर वो पर्सन जिसका नाम रजिस्टर पे आए साथ साथ, ठीक है। अगर शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जिसे शेयर्स अलॉट किए गए हो। अगर विदाउट शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो जिसने अग्री किया है कि मैं मेंबर बनना चाहता हूं, तो वो मेंबर ऑफ अ कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर कब जो है वो आपको एक कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी है, ठीक है, कब आपको एक कंपनी रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो उसने कहा कि भाई विदाउट रजिस्टरिंग दी कंपनी भी तो आप अपना बिजनेस एग्जीक्यूट कर सकते हो। फिर क्यों आपने जो है वो अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो उसने सेक्शन 9 को रेफर कर दिया, ठीक है, उसने सेक्शन 9 को रेफर कर दिया। उसने कहा भाई कोई भी एसोसिएशन, कोई भी पार्टनरशिप, या कोई भी एंटिटी, बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड, मैं आपस में हम एसोसिएशन कहें, पार्टनरशिप कहें या एंटिटी कहें, अगर लोग 20 से ज्यादा हो जाते हैं और उनके साथ होने का पर्पस है क्या? कि भाई वो चाहते हैं कि प्रॉफिट्स करें, ठीक है, जो बिजनेस करना चाहते हैं, प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हैं, रेवेन्यू जनरेशन चाहते हैं। तो उसने कहा दोनों कंडीशन अगर पूरी हो गई, 20 से ज्यादा लोग हैं और फॉर्म क्यों है? फॉर्म फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस फॉर मेकिंग प्रॉफिट्स एंड गेन्स। तो उसने कहा फिर आप काम नहीं कर सकते पाकिस्तान में अनलेस आप अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करवा दें, ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन उसने कहा कि भाई कुछ एक्सेप्शन दे दी। उसने एक्सेप्शन क्या दी?
कि भाई कब आपको रजिस्टर नहीं करवाने की जरूरत है, आप कंपनी रजिस्टर ना करवाएं। उसने कहा जब आप सोसाइटी हो, ठीक है, आपको याद है उसने बॉडी कॉर्पोरेट से भी सोसाइटी को बाहर किया था, यहाँ से भी उसने इसको एक्सक्लूड कर दिया कि भाई सोसाइटी इज नॉट रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंपनी। इसी तरह से उसने कहा अगर आप जॉइंट फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तब भी आपको एक ही फैमिली के अंदर अगर कुछ लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो प्रमोट करने के लिए उनको उसने कहा कि भाई देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अ जॉइंट फैमिली बिजनेस टू फॉर्म अ कंपनी, ठीक है। इसी तरह से उसने कहा अगर दो जॉइंट फैमिलीज हैं जो आपस में पार्टनरशिप करती हैं कि भाई हम एक साथ बिजनेस करेंगे, ठीक है, और जहां टोटल मेंबर्स एक्सक्लूडिंग माइनर्स 20 से एक्सीड ना हो, तो हमने कहा कि फिर आपको कंपनी, अच्छा वैसे ये पॉइंट जो है ना, ये थोड़ा सा अजीब सा पॉइंट है। जब ये कह देता है ना कि भाई 20 से एक्सीड ना करें, तो वैसे भी आपकी एक कंडीशन तो पूरी नहीं हुई, ठीक है, लेकिन ये पार्ट ऑफ लॉ है तो इसलिए हम इसे भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और फिर लास्ट कंडीशन क्या है? लास्ट कंडीशन ये है कि भाई फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं कि जहाँ की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैप, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को रेगुलेट कौन करता है? आई कैप। तो हमने कहा भाई वो खुद मना करते हैं कि आप पार्टनरशिप जो है वो ना करें, आप कंपनी, सॉरी, आप कंपनी फॉर्म ना करें। क्यों? क्योंकि अगर आप कंपनी फॉर्म करेंगे तो आपने तो भाई ट्रू एंड फेयर ओपिनियन के ऊपर ऑडिट रिपोर्ट देनी है। तो आप तो कहेंगे भाई मैंने थोड़ी ओपिनियन दिया, तो कंपनी ने दिया था, ठीक है। अगर गलत ओपिनियन दे दिया हो आपने, तो आप बाद में ये कह सकते हैं ना कि भाई मैंने कहाँ दिया है, तो कंपनी ने ओपिनियन दिया है। तो उसने कहा इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आप जो है वो मतलब आप जो है वो कंपनी फॉर्म नहीं करेंगे। आपके रेलेवेंट लॉज जैसे अकाउंटेंट्स के, लॉयर्स के, फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स के, हमने कहा वो खुद भी डिसअलाउ कर देते हैं कि भाई आप कंपनी फॉर्म फॉर्म ना करें, ठीक है। एनीवेज, अच्छा भाई, लास्ट जो है वो डेफिनेशन, और उसके बाद फिर हम एक और टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। जो हमने कुछ, अच्छा ये जो एसोसिएटेड कंपनीज और एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स की डेफिनेशन है, ठीक है, शायद ये आज की क्लास में आपको वैसी क्लियर ना हो क्योंकि हमने आगे जाके फिर इसे पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ ब्रीफली जो है वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। हमने कहा भाई एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग्स की जब हम बात करते हैं तो उसने कुछ केसेस बताए। उसने कहा भाई फॉर एग्जांपल अगर एक पर्सन एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, ठीक है, और साथ साथ वो दूसरी कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर है, या दूसरे सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर ओनर है, या दूसरे पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट हमने कहा होगा क्या, कि फिर ये दोनों कंपनीज, या ये कंपनी ए और सोल प्रोप्राइटरशिप, या ये कंपनी ए और पार्टनरशिप एसोसिएट्स हो जाएंगे। कब? कि जब ये बंदा एटलीस्ट 20% होल्ड करता हो, नॉट लेस देन 20% होल्ड करता हो, कंपनी ए के अंदर भी और कंपनी बी के अंदर भी, ठीक है। फिर सुनेंगे, ठीक है। हमने कहा भाई मिस्टर ए कंपनी ए में डायरेक्टर है, ठीक है। मिस्टर ए कंपनी ए में डायरेक्टर हैं कि जिनके पास नॉट लेस देन 20% ऑफ शेयर्स होल्ड करते हैं वो। अच्छा, मिस्टर ए कंपनी ए में तो डायरेक्टर हैं, साथ साथ दूसरी सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर भी हैं, या साथ साथ दूसरी पार्टनरशिप के अंदर पार्टनर भी हैं, या साथ साथ दूसरी कंपनी के अंदर डायरेक्टर भी हैं और वहां भी एटलीस्ट 20% जो है वो शेयर्स होल्ड करते हैं। फिर तो उसने कहा एज अ रिजल्ट कंपनी ए और कंपनी बी, या कंपनी ए और सोल प्रोप्राइटरशिप, या कंपनी ए और पार्टनरशिप आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट्स कहलाएंगे, ठीक है। अब उसने कहा भाई ये ओनरशिप डायरेक्टली भी हो सकती है, इनडायरेक्टली भी हो सकती है। डायरेक्टली का मतलब क्या है कि पर्सन खुद ओन करता हो, इनडायरेक्टली का क्या मतलब है कि स्पाउस या माइनर चिल्ड्रन के थ्रू ओन करता हो, ठीक है। तो हमने कहा भाई ये पहला केस। दूसरा केस क्या है? उसने कहा भाई दूसरा केस है कॉमन मैनेजमेंट और कंट्रोल का, कि भाई फॉर एग्जांपल कंपनी ए और कंपनी बी के अंदर अगर कॉमन मैनेजमेंट या कंट्रोल है, तो एज अ रिजल्ट दोनों कंपनीज आपस में क्या हो जाएंगी? एसोसिएट्स हो जाएंगी। यानी दोनों की मैनेजमेंट अगर कॉमन हो, या दोनों में कंट्रोलिंग पावर जिस पर्सन का है वो कॉमन हो, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट्स हो जाएंगे। इसी तरह से उसने कहा कि भाई अगर मैं बात करता हूँ होल्डिंग और सब्सिडी के रिलेशनशिप की, तो उसने कहा भाई ये दोनों भी आपस में क्या है? एसोसिएट्स के अंदर फॉल कर जाएंगे। जहां मैं होल्डिंग और सब्सिडी की बात करूंगा, दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट्स की डेफिनेशन में फॉल कर जाएंगे। इसी तरह से उसने कहा भाई अगर मैं बात करता हूँ मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और मुदारबा की, ठीक है, मुदारबा क्या होता है और मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है, जैसे एएमसी है, ठीक है, ये आगे पढ़ोगे एनबीएफसी के अंदर, इसी से रिलेटेड चीजें जो है वो हम एनबीएफसी में इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
मुदारबा क्या होता है? इस्लामिक पार्टनरशिप। इसको चलाने वाला कौन होता है? मैनेजमेंट कंपनी। तो उसने कहा भाई ये चलाने वाले लोग और मुदारबा दोनों आपस में क्या है? एसोसिएट्स हैं। ठीक है। अच्छा ये एसोसिएट्स पढ़ा क्यों रहा है? वो एसोसिएट इसलिए पढ़ा रहा है, हमने कहा भाई दोनों क्या एक दूसरे की इंटेंशंस को किस एक्सटेंट तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये होल्डिंग सब्सिडरी तो हर एक केस में नहीं होगा। हमने कहा भाई लेकिन एसोसिएटेड कंपनीज या एसोसिएटेड अंडरटेकिंग्स तो कह सकते हैं आपसे। इसी तरह से हमने कहा भाई अगर मिस्टर ए एक कंपनी के अंदर ओनर है, ठीक है, ओनर है किस चीज की? हमने कहा भाई एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर रखते हैं, और मिस्टर बी भी दूसरी कंपनी उसी कंपनी के अंदर जो है वो एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर रखते हैं। तो हमने कहा फिर एज अ रिजल्ट मिस्टर ए और मिस्टर बी भी आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट्स हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा भाई कंपनी ए के अंदर मिस्टर ए का भी ओनरशिप है या डायरेक्टर है, या मिस्टर बी की भी ओनरशिप है या डायरेक्टर है। तो एज अ रिजल्ट ए और बी भी, ये जो मिस्टर ए और बी भी हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? या पर्सन ए और बी जो है वो आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब उसने कहा लेकिन लेकिन आप कुछ चीजों को ऊपर वाले केसेस के अंदर इवेल्युएट ना करना। स्टेटस ऑफ एसोसिएट शैल नॉट बी इवेल्युएटेड बाय, ठीक है, नॉमिनी डायरेक्टर बाय फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ओन या कंट्रोल करती है गवर्नमेंट या नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट एनआईटी। ठीक है। अब ये देखो ये कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं होगी। ये जब आप सेक्शन 199 और 200 पढ़ेंगे हम, तो उस वक्त ये चीजें जो है इन्वेस्टमेंट ऑफ अ कंपनी और उसके साथ जो रेगुलेशंस हैं एसोसिएटेड कंपनी के इन्वेस्टमेंट के रेगुलेशंस हैं, जब हम वो पढ़ रहे होंगे तो वो चीजें आपकी थोड़ी बहुत क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ मैं ब्रीफली समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ डेफिनेशन लिख दी है तो मैं समझा देता हूँ। देखिए वो क्या कह रहा है कि अगर आप बात करते हैं नॉमिनी डायरेक्टर की, ठीक है, तो उसने कहा भाई नॉमिनी डायरेक्टर, यहाँ जहां जहां वर्ड डायरेक्टर आ रहा है उसमें आप नॉमिनी डायरेक्टर को कंसिडर ना करें। ठीक है। नॉमिनी डायरेक्टर कौन होगा? हमने कहा जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, जैसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया, या ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसे कंट्रोल या ओन कौन करती? गवर्नमेंट करती है। तो हमने कहा भाई उसको आप नॉमिनी डायरेक्टर को ऊपर वाली एसोसिएट्स की रिलेशनशिप के अंदर कंसिडर ना करें। ना नॉमिनी डायरेक्टर को कंसिडर करें, ना ही आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंसिडर करें। यानी ये जो डायरेक्टर्स के वर्ड्स आ रहे हैं ये अदर देन नॉमिनी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे। ठीक है। अगर मैं पहले केस की बात करता हूँ, मैंने कहा भाई मिस्टर एक कंपनी के अंदर डायरेक्टर है, तो मैंने कहा भाई नॉमिनी डायरेक्टर की बात नहीं हो रही, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की भी बात नहीं हो रही। ठीक है। इसी तरह से उसने कहा शेयर्स ओन्ड बाय सीडीसी नॉट बेनिफिशियली ओन्ड। क्या मतलब? देखें, अगेन हमने कहा कि भाई अगर आप सीडीसी हैं, सीडीसी क्या करता है? सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी क्या करती है? हमने कहा कि भाई दूसरों के शेयर्स अपने पास रखती है। ठीक है। तो भाई वो जो दूसरों के शेयर्स अपने पास रखे हैं वो एज ट्रस्टी रखे हैं, वो एज ओनर थोड़ी रखे हैं। ठीक है। भाई सीडीसी क्या करती है? एक ब्रोकरेज हाउस है ना भाई, अगर एक ब्रोकर है तो उसके पास 50 घर होंगे। ठीक है। तो भाई 50 घर होने का मतलब ये थोड़ी है कि वो खुद ओन करती है, वो बेनिफिशियली ओन थोड़ी कर रही है, वो तो किसी और के बिहाफ पे उसने अपने पास रखे हुए। क्यों? क्योंकि उसने जो है वो बाय सेल की ट्रांजैक्शंस करवानी है। ठीक है। इसी तरह से उसने कहा भाई अगर शेयर्स ओन करता है कौन? नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज ओन या कंट्रोल बाय फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तो इसको भी आप एसोसिएट्स की रिलेशनशिप के अंदर कंसिडर ना कीजिएगा। ठीक है। तो हमने कहा भाई चार चीजें हैं जिसे आप एसोसिएट्स की रिलेशनशिप के अंदर इवेल्युएट करते हुए इसे कंसिडर नहीं करते। ठीक है। इस पे फर्दर डिस्कशन मैं वंस अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि ये अगर इसमें थोड़ी सी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगी तो डेफिनेटली होगी। क्यों? क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट के टॉपिक के साथ डायरेक्टली लिंक्ड है। जब हम एसोसिएटेड कंपनीज और अंडरटेकिंग्स के रेगुलेशंस पढ़ेंगे और तो साथ साथ इस डेफिनेशन की भी फर्दर आपको जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। मेरे साथ हैं सब यहाँ तक? भाई सब साथ हैं, आगे बढ़ जाए। हम आवाज आ रही है? ऐसा तो नहीं आवाज पे रुक गई? आपको आवाज आ रही है सबको? चले भाई आगे मूव करते हैं हम।
चले भाई, सुनते जाएंगे। ठीक है, अब एक और टॉपिक को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली हम ग्रेजुअली जो है वो अपनी बेसिस को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। ठीक है, सब साथ साथ चलेंगे। अच्छा, इस टॉपिक की कुछ डिस्कशन आपके साथ कैफ में हो चुकी, लेकिन इस टॉपिक की फर्दर डिस्कशन आज की क्लास में हमने यहाँ पे करनी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें टेबल एफ भी आ रहा है। ठीक है, तो टेबल एफ के ऊपर हमें बेसिकली जो है वो काफी डिस्कशंस करनी है। ठीक है, तो सब मेरे साथ चलेंगे। देखिए, इनिशियल बैकग्राउंड आपके माइंड में होगा कि एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ के आए, टेस्ट दे के आए। ठीक है, तो हमने कहा भाई एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट क्या होती है, कि अगर मैं कोई भी ऐसा बंदा कि जो चैरिटेबल काम करना चाह रहा है या कोई ऐसा काम करना चाह रहा है जिससे वो प्रॉफिट ड्राइव नहीं करना चाहता, जिसमें उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि जिस चीज को मैंने सेट किया है, जिस गोल को मैंने सेट किया उसी को मैं प्रमोट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा भाई आप जो है वो साइंस पे काम करना चाहते हैं, आप रिलीजन पे काम करना चाहते हैं, आप हेल्थ पे काम करना चाहते हैं, एजुकेशन पे, रिसर्च पे, स्पोर्ट्स पे, वेलफेयर पे, चैरिटी पे, किसी चीज पे काम करना चाहते हैं। तो देखिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। सुनेंगे अभी 2 मिनट के लिए सुन लें, उसके बाद फिर हम यहाँ से जो है वो सेक्शन 42 को भी डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। तो आप करते क्या है प्रैक्टिकली, जब हमारे पास लोग आते हैं वो कहते हैं कि भाई हमें जो है वो फॉर एग्जांपल एक आया कि जो कह रहा था कि भाई हमें लेट्स से कि भाई ऑर्फन्स पे काम करना है। ठीक है, एक आया कि जिसने कहा हमें ट्रांसजेंडर्स के ऊपर काम करना है। ठीक है, एक आया कि जिसने कहा कि भाई हमें फॉर एग्जांपल जो है वो रिलीजन के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब आप हमें एडवाइस करें, आप हमें बताएं कि भाई हम जो है वो एनपीओ बनाना चाहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं, तो हम करें क्या। ठीक है, तो देखिए वहां पे एडवाइस क्या की जाती है, क्योंकि अभी आप तो सिर्फ कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हो। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। क्योंकि आप सिर्फ जो है वो कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो आपको दूसरे लॉस के ऊपर इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लेकिन देखो होता क्या है, जब भी आप कोई नॉन प्रॉफिट, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, कि जब भी आप कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल लॉस अवेलेबल हैं, कि जिसके अंदर आप जाके जो है वो अपनी एनपीओ को रजिस्टर करवा सकते हैं। ठीक है, जैसे सोशल वेलफेयर एक्ट है, जैसे ट्रस्ट एक्ट है, जैसे सोसाइटीज एक्ट है। ठीक है, इसी तरह से एक है कंपनीज एक्ट। ठीक है, अब इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ आपकी जो गोल्स हैं वो सब तकरीबन सब में सेम ही होते हैं। ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि भाई अगर मैं अपनी एनपीओ को जो है वो रजिस्टर करवाना चाहता हूँ कंपनीज एक्ट के अंदर, तो उसका क्या प्रोसीजर है। तो उसने कहा भाई अगर आप एक ऐसी एसोसिएशन है कि जो जिनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, और आप अपने आप को एज कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट के अंदर तो ऑब्वियसली आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। तो उसने कहा कि फिर कुछ चीजें हैं। एक तो ये कि पहली बात आप एसईसीपी के पास अप्लाई करें अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के साथ। ठीक है, कि भाई किस पे काम करना चाहते हो, साइंस पे, चैरिटेबल चीजों के ऊपर, सोशल वर्क करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। लेकिन उसने कहा कुछ कंडीशंस भी हैं। कंडीशंस क्या है कि नंबर वन, कि जो भी पैसा आप जनरेट करोगे वो सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट कर दोगे, री इन्वेस्ट कर दोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा भाई अगर हम बात करते हैं लेट से आईओबीएम, ठीक है, हमने कहा भाई आईओबीएम की बात करते हैं, अगर हम इकरा की बात करते हैं, हमने कहा भाई ये सारे इंस्टीट्यूट्स क्या हैं, ये जो है वो अपने आप को एनपीओ कहते हैं। ठीक है, तो एनपीओ कहते हैं कि एनपीओ रजिस्टर्ड भी हैं। तो हमने कहा अच्छा अगर एनपीओ रजिस्टर्ड है तो ये क्या करते हैं, तो जो प्रॉफिट आता है वो री इन्वेस्ट कर देते हैं ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए। अच्छा ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव एजुकेशन है। तो क्या प्रॉफिट भी ड्राइव करते हैं, हमने कहा नहीं, मेंबर्स जो है वो किसी भी डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं होते, तभी तो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट है। ठीक है, और फिर उन्होंने कहा इनकी एक्टिविटीज जो है वो अगेंस्ट दी लॉ एंड ऑर्डर एंड सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर ये आप तीन कंडीशन को कंप्लाई करने के बाद एसईसीपी के पास जाते हैं, तो एसईसीपी क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। ठीक है, इवेल्युएट करने के बाद देखेगा कि क्या वो खुद सेटिस्फाई होता है इन सारी कंडीशन से या सेटिस्फाई नहीं होता। अगर सेटिस्फाई नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या करेगा, आपको लाइसेंस ग्रांट कर देगा फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, चाहे तो उसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी, अदर कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है, और फिर आपको रजिस्टर कर लिया जाएगा कैसे, एज पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपके नाम के साथ लिमिटेड तो आएगा। उसने कहा नहीं,
हम आपको डिस्पेंसेशन प्रोवाइड करें, हम आपको एक एक्सक्लूजन दे रहे हैं, हम आपको एक बेनिफिट दे रहे हैं कि होंगे कंपनी, एडवांटेजेस कंपनीज के उठाएंगे, ठीक है, सारी चीजें कंपनी वाली होगी, लेकिन हम आपके नाम के साथ लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं लगवाएंगे। क्यों? हमने कहा अगर लगवा देंगे तो आप फंस जाएंगे, ठीक है, लोग आपको डोनेशन नहीं देंगे, ग्रांट्स नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अब लोग कहेंगे भाई ये तो नॉर्मल बिजनेस कर रहे हैं, ये तो एक नॉर्मल कंपनी है। तो उसने कहा बैक बैक एंड पे हम जानते हैं, आप जानते हैं कि आप एक जो है वो लिमिटेड कंपनी है, लेकिन लोगों के जब आप नाम डिस्प्ले कर रहे हैं तो उसमें ये लिखने की जरूरत नहीं है कि भाई आप लिमिटेड है। ठीक है, तो हमने कहा भाई इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि भाई आपके नाम के साथ लिमिटेड या गारंटी लिमिटेड नहीं आएगा, ठीक है। अब वो कहता है कि भाई मेमोरेंडम और आर्टिकल्स जो है वो आपके कैसे बनेंगे। देखें, जब भी आई कैप कोई नया पेपर इंट्रोड्यूस करता है तो क्या करता है, आपको सैंपल पेपर देता है ना, कि भाई ये इस तरह का एमएस से जब आया तो बताया भाई मॉडल पेपर ऐसे होंगे। तो इसीलिए क्योंकि देखें पाकिस्तान है और वैसे भी हर एक के पास लॉ की अंडरस्टैंडिंग तो नहीं होती, ठीक है, अगर एजुकेटेड भी हो तो हर एक तो कोई लॉ के बारे में फेमिलियर नहीं होता। तो उसने क्या किया, कुछ सैंपल्स डाल दिए, ठीक है, कुछ सैंपल्स डाल दिए। कहाँ सैंपल्स डाल दिए, टेबल्स बना दिए उसने, ठीक है, डिफरेंट शेड्यूल्स बनाए और उसके अंदर डिफरेंट टेबल्स डाल दिए, ठीक है। अब टेबल एफ के अंदर उसने सैंपल डाल दिया एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के मेमोरेंडम और आर्टिकल्स का, ठीक है। उसने कहा कि भाई टेबल एफ में जैसे गिवन है आप वैसे ही जो है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाए और एससीसीपी से अप्रूव करवा लें, ठीक है। तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम कंसिडर करेंगे एज इफ कि आपने जो है वो चीजों को कंप्लाई कर लिया है, ठीक है। अच्छा प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ये होता है कि जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे ना, जब आप कंपनी बनाना चाहोगे तो वहाँ ऑप्शन आ जाता है, आप ऑप्शन सेलेक्ट करो तो ऑटोमेटिकली टेबल एफ, टेबल ए, टेबल जो भी टेबल्स हैं वो रिस्पेक्टिव जो टेबल्स हैं वो पुल आउट हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल बात है, जब अगर आप अपनी कंसल्टेंसी करोगे तो आपको ये सारी चीजें समझ आ जाएंगी। एनीवेज, अब हमने कहा कि भाई ये लाइसेंस तो मिल गया, क्या ये लाइसेंस जो है वो हमेशा के लिए है? उसने कहा नहीं, ये लाइसेंस हमेशा के लिए नहीं है, ये लाइसेंस जो है वो रिवोक भी हो सकता है। अच्छा भाई रिवोक कैसे होगा, कौन करेगा? हमने कहा भाई एससीसीपी रिवोक कर सकती है आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, ठीक है। अच्छा क्यों रिवोक करेगी? उसने कहा भाई आपने कुछ कंडीशंस में से मतलब लेट से अगर एक आध कंडीशन भी अगर पूरी नहीं की तो आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है, या इनमें से कोई भी एक सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाए तो आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। उसने कहा पहली बात ये कि अगर कंपनी का फेलियर हो जाता है, फेलियर किस चीज का हो जाता है कि भाई वो कंप्लाई नहीं कर सकती, किस चीज को, तीन रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। तीन रिक्वायरमेंट्स को अगर उसने कंप्लाई नहीं किया तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, हमने कहा कि भाई लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। तीन रिक्वायरमेंट्स कौन सी थी? हमने कहा ऊपर पड़ी कि प्रॉफिट जो है वो री इन्वेस्ट करना है, नंबर टू डिविडेंड नहीं देना, नंबर थ्री लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट कोई काम नहीं करना। फिर उसने कहा अगर कंपनी का फेलियर हो जाता है किस चीज के अगेंस्ट, हमने कहा कोई एडिशनल कंडीशंस जो उसने इम्पोज किया। एडिशनल कंडीशंस क्या हो सकती है कि भाई आप स्पेसिफिक एरिया में काम करेंगे, आप स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपने उसको भी कंप्लाई नहीं किया तो हमने कहा आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। या फिर एससीसीपी ये समझता है कि ये प्री जुडिशियल टू द पब्लिक इंटरेस्ट है, इनकी एक्टिविटीज जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं आपके जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई आपने काम तो अच्छा किया लेकिन जो है वो शाराय फैसल की मेन रोड के ऊपर ब्लॉक करके आपने कहा भाई मैं यहाँ पे एक ऑर्फनेज बनाना चाहता हूँ, तो उसने कहा भाई ये इस तरह के काम नहीं हो सकते, ठीक है। तो कोई भी आप इस तरह का काम करें। या फिर हमने कहा भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स आपने फाइल नहीं किए, कितने टाइम के, प्रीसीडिंग टू कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के, यानी अगर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फाइल नहीं करते इमीडिएटली दो प्रीसीडिंग कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स के, तो भी आपके जो लाइसेंस है उसको रिवोक किया जा सकता है। फिर उसने एक और बात कही, उसने कहा भाई अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान के जो रिलेशन है फॉरेन स्टेट्स के साथ उनके अगेंस्ट चला जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान में बैठ के चाइना के अगेंस्ट, पाकिस्तान में बैठ के किसी और कंट्री के अगेंस्ट अगर कोई काम करते हैं तो उसने कहा कि भाई तब भी आपको जो है वो, ऐसे लोग हैं ना, देखिए लिखने की जरूरत क्यों पड़ी, डेफिनेटली इस तरह के काम हो रहे थे तभी तो जरूरत पड़ी ना यहाँ पे। तो उसने कहा भाई कोई भी ऐसा काम ना करें, और इतनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस एनपीओ के ऊपर इम्पोज कर दी गई हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते।
ठीक है, इसी के ऊपर मेरा एक आर्टिकल है जो आजकल के अंदर जो है वो पब्लिक भी होगा, कि जो नई रेगुलेशंस एनपीओ के ऊपर जो है वो आई हैं अभी रिसेंटली। ठीक है, कि भाई अब आप चैरिटी भी नहीं ले सकते, हर बंदा जो चैरिटी ले रहा है उसको एक और डिपार्टमेंट इन्होंने कमीशन बनाया, उसके पास रजिस्टर होना जरूरी है। ठीक है, एनीवेज ये एक प्रैक्टिकल बात। फिर उसने कहा कि भाई क्योंकि आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी क्या चीज है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए जरूरी है कि कम से कम 3 मेंबर्स हो, ज्यादा ज्यादा अनलिमिटेड हो सकते हैं। तो उसने कहा अगर आपके मेंबर्स लेस देन 3 हो जाते हैं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपके पास क्या है, आप जो है वो आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है, रिवोक किया जा सकता है, या फिर ऐसी भी समझता है कि ये जस्ट एंड इक्विटेबल है कि आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। साथ साथ उसने कुछ एडिशनल कंडीशंस भी यहाँ पे दी। उसने कहा भाई अगर कंपनी इन्वॉल्व है, एंगेज्ड है किसी भी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के अंदर या किसी भी अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर, तब भी मैं ये कहूंगा कि भाई आपके लाइसेंस को कैंसिल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप क्या करें, आप मेल प्रैक्टिसेस करें, या कंपनी खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व है, पैसा लेके जो है वो लेट से हमने कभी करप्शन कर दी, या लोग जो इन्वॉल्व हैं कंपनी के साथ वो कोई इस तरह का काम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, फ्रॉड को कमिट करते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखो अकाउंट्स की मेंटेनेंस बड़ा प्रॉब्लम है ट्रस्ट के अंदर, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक है, जो ट्रस्ट ऐसी होती है ना कि जो खुद चला रही होती है, ये आपने अपनी जो है वो मतलब आप भी जो है वो उसको विटनेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ कि जो खुद मेरे पास भाई मैं खुद एक मतलब ट्रस्ट को फाइनेंस करना चाहता हूँ, मेरे पास पैसे बहुत हैं, मैंने कहा भाई मैं काम करता हूँ ना, मैं ट्रस्ट बना के काम करूंगा, यानी डोनर मैं खुद ही हूँ, तो ऐसी जगहों पे करप्शन नहीं होती। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रस्ट खोल लूँ और मैं दूसरों से पैसा जनरली कलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे सिचुएशंस के अंदर आप देखेंगे कि ये सारे केसेस कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ट्रस्टीज होते हैं वो पैसा खा गए। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई अच्छा ट्रस्टीज जो है वो अकाउंट्स ही नहीं बना रहे, 10-10 साल हो गए अकाउंट्स नहीं बन रहे, ऑडिट नहीं हो रहे। भाई क्यों नहीं बना रहे अकाउंट्स? इसलिए नहीं बना रहे कि उससे उनके सारे जो है वो जो एक्सपोज हो जाएंगे वो। ठीक है, तो उसने कहा कि भाई अगर ऐसे पर्सन हैं जो फेलियर हो जाता है, जिनका अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते, कमिट करते हैं फ्रॉड को, तो उसने कहा फिर भी आपके लाइसेंस को रिवोक किया जा सकता है। या फिर ऐसे लोग हैं जो टेरर फाइनेंसिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर इन्वॉल्व है, जो आप एएमएल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसकी रिpercussions जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। इसी तरह से अगर कोई ऐसी कंपनी है कि जो रिफ्यूज कर देती है कि भाई ना हम मेमोरेंडम को मानते हैं, ना हम आर्टिकल्स को मानते हैं, ना हम एससीसीपी को मानते हैं, ना हम रजिस्ट्रार को मानते हैं, ठीक है, तो एससीसीपी भी कहेगा कि हम भी आपको नहीं मानते। ठीक है, हम भी आपके लाइसेंस को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे फिर। ठीक है, या फिर आप जिस काम के लिए बने थे, आपने 1 साल हो गया और वो काम ही नहीं किया, पिछले 1 साल के अंदर आपने वो काम ही नहीं किया, आप कह रहे थे मैं एजुकेशन पे काम करना चाहता हूँ, जबकि आपने 1 साल में कुछ भी नहीं किया। तो उसने कहा फिर एक साल के बाद करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम आपके लाइसेंस को क्या कर देंगे, रिवोक कर देंगे। ठीक है, तो हमने कहा भाई रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की कुछ कंडीशंस हैं, ये कब अप्लाई होंगी? जब एससीसीपी सेटिस्फाई हो जाएगा आफ्टर प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, कि भाई आपने जो है वो नॉन कंप्लाइंस की है कुछ। ठीक है, इसके बाद वो कहता है कि भाई इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन क्या होंगे, सुनेंगे सब। इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस क्या होंगे, कि भाई अगर मैं आपका लाइसेंस कैंसिल कर देता हूं तो उसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इफेक्ट्स क्या होंगे? हमने कहा भाई उसके इफेक्ट्स ये होंगे, पहली बात कि आपकी सारी एक्टिविटीज को स्टॉप कर दिया जाएगा। ठीक है, एक्सेप्ट मनी रिकवरी ऑफ मनी ऑफ टू इट, यानी अगर आपका जो रिसीवेबल बैलेंस है आप वो तो कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी रोक दी जाएंगी। नंबर टू, ना आप डोनेशन मांग सकते हो ना उसको एडवर्टाइज कर सकते हो, नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन, डोनेशन नहीं ले सकते आप। नंबर थ्री, आपके जो नेट एसेट्स है, नेट एसेट्स क्या होते हैं? हमने कहा एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है, इसमें से एक अमाउंट होल्ड कर लो। ठीक है, यानी नेट एसेट्स में से एक अमाउंट होल्ड कर लो। वो अमाउंट किस चीज का होगा? उसने कहा दो चीजों का होगा, एक वाइंडिंग अप के लिए, दूसरा कंपनी का जो रजिस्टर एससीसीपी के पास होता है उसमें से कंपनी के नाम को हटाने के लिए भी कुछ चार्जेस होते हैं। तो हमने कहा इन दो काम के लिए आप क्या करें, आप जो है वो अपने पास एक्सपेंस रखें, बाकी सारे नेट एसेट्स को क्या कर दें, ट्रांसफर कर दें। किसे ट्रांसफर कर दें? किसी भी ऐसी एनपीओ को जो किसी भी लॉ के अंदर फॉर्म होती है। फॉर एग्जांपल अगर ईडी के अगेंस्ट आपने ये काम किया है, तो ईडी अपने नेट एसेट्स दो अमाउंट्स को होल्ड करने के बाद ट्रांसफर कर देगा चीपा को, सेलानी को, जेडीसी को, किसी को भी। ठीक है, कितने डेज के अंदर? हमने कहा विद इन 90 डेज फ्रॉम रिवोकेशन और एक्सटेंडेड पीरियड। ठीक है, यानी आपने अपने नेट एसेट्स
दो चीजें होल्ड करने के बाद, दो अमाउंट्स होल्ड करने के बाद, दो एक्सपेंसेस होल्ड करने के बाद 90 डेज के अंदर ट्रांसफर कर देने हैं किसी भी एनपीओ को जो लॉ के अंदर फॉर्म हुई। ठीक है। अच्छा भाई, अब ये नहीं होगा कि क्योंकि एसेट्स चले गए तो मेंबर्स ये कहें कि भाई हम भी चले जाते हैं साथ साथ एसेट्स के। नहीं, आपको जाने की इजाजत नहीं है। मेंबर्स, ऑफिसर्स और देयर फैमिली मेंबर्स आर नॉट एलिजिबल टू होल्ड ऑफिस इन द लेटर कंपनी फ्रॉम फॉर 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर। यानी 5 साल तक आप दूसरी कंपनी के डायरेक्टर या ऑफिसर जो है वो नहीं बन सकते। ठीक है, मेंबर या ऑफिसर नहीं बन सकते। कैसा ना हो कि आप कहें कि भाई क्योंकि हमने इतने सारे मिलियंस के आपको जो है वो नेट एसेट्स दिए, तो अब आप हमें जो है वो अपनी कंपनी में ले लें। उसने कहा ऐसा नहीं हो सकता। क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि आपने एक जगह वैसे ही खराब कर दिया है और दूसरी जगह भी जाएंगे तो आप खराब कर देंगे, तो आपके एसेट्स तो चले जाएंगे लेकिन आप नहीं जाएंगे। ठीक है। अच्छा भाई, ये क्यों नहीं किया? कि जनरली तो ये होता है ना, जब वाइंडिंग अप की तरफ मूव करते हैं तो एसेट्स को बेच दिया जाता है, लाइबिलिटीज को सेटल किया जाता है, जो बच जाता है वो मेंबर्स को दे दिया जाता है। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं किया भाई? यहाँ इसलिए ऐसा नहीं किया क्योंकि आपने स्टार्टिंग में कहा था कि नो डिविडेंड शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, प्रॉफिट शैल बी इन्वेस्टेड री इन्वेस्टेड फॉर द पर्पस ऑफ प्रमोटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। तो इसीलिए उसने क्या कहा, आपने ही कहा था कि आप डिविडेंड नहीं लेंगे। आपने ही कहा था ना कि भाई प्रॉफिट को क्या करोगे, डिस्ट्रीब्यूट जो है वो नहीं करोगे बल्कि री इन्वेस्ट करोगे अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्रमोट करने के लिए। इसीलिए हम भी ये कह रहे हैं कि जो आपके नेट एसेट्स बने, जो नेट एसेट्स बचे, वो आप क्या करते हैं, वो आप किसी ऐसी एनपीओ को देते हैं जिस जो आपकी जैसी एनपीओ है। ठीक है। और किसी भी लॉ के अंदर फॉर्म हुई है। ठीक है। फिर उसने कहा भाई ये इफेक्ट्स ऑफ रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस की तीनों कंडीशंस को कंप्लाई करने के बाद, तीनों कंडीशंस कौन कौन सी? हमने कहा सारी एक्टिविटीज रोक देने के बाद, डोनेशन ना मांगने के बाद, नेट एसेट्स को ट्रांसफर करने के बाद, विद इन 15 days फ्रॉम डेट ऑफ कंप्लाइंस आपने क्या करना है? हमने कहा भाई आपने कंप्लाइंस रिपोर्ट करनी है रजिस्ट्रार को। ठीक है। रजिस्ट्रार क्या करेगा? उसके पास 30 days का टाइम है। ठीक है। 30 days के बाद अगर, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि रजिस्ट्रार के पास जो टाइम है उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट करता है, रिजेक्ट करता है, ठीक है, तो विद इन 30 days ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ रिपोर्ट बाय रजिस्ट्रार, यानी इसका मतलब क्या हुआ? हमने कहा भाई आपने पहले 15 दिन के अंदर जब कंप्लाइंस कर ली कि भाई मैंने सारी कंडीशन फुलफिल कर दी, अब मैं चला जाऊं रजिस्ट्रार को रिपोर्ट कर दूं, रजिस्ट्रार इवेल्युएट करेगा, इवेल्युएट करने के बाद ये एक्सेप्ट करेगा, ये रिजेक्ट करेगा। अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टेंस के 30 days के अंदर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि आप दो काम कर लें। वो दो काम कौन से हैं जिसके लिए आपने पैसे होल्ड किए थे? ठीक है, नंबर वन, आप इंटीमेट इनिशिएट कर दें आप बाइंडिंग अप की प्रोसीडिंग्स को। नंबर टू, आप जो है वो स्ट्राइकिंग ऑफ नेम के लिए अप्लाई कर दें रजिस्ट्रार के पास। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो ठीक है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर क्या कर दिया जाएगा? एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर दिया जाएगा ताकि वो आपकी कंपनी के अफेयर्स को रन कर सके। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक? क्लियर है मरियम, अरसलान, मुफस्सिर, एहसन, सब साथ हैं यहाँ तक? अच्छा, अब 1 मिनट मुझे दें, मैं आपके लिए कंपनीज एक्ट को जरा, स्क्रीन आपके पास से अभी डिसअपियर होगी। ठीक है, आप भले 5 मिनट का जो है वो ब्रेक लें। ठीक है, चाय वाय पी लें आप तब तक, ठीक है, पानी पी लें तब तक। मैं जो है वो कंपनीज एक्ट को यहाँ खोलता हूँ, मैं आपको टेबल साथ साथ भी दिखाता जाता हूँ कि टेबल्स किस तरह के होते हैं। ठीक है, ताकि जब आप देखें तो आपको कंफ्यूजन ना हो।
चलें भाई स्टार्ट करें, ब्रेक ले लिया आपने, स्टार्ट करें हम। जी स्टार्ट करें हम। सब साथ हैं, स्टार्ट करें। आवाज आ रही है? ऐसा तो नहीं आवाज नहीं आ रही है? चलें आवाज तो आ रही है। चलें भाई। अच्छा देखो, अब क्योंकि आप बड़े हो गए हो ना, अब आप छोटे नहीं हो। ये सारे जो जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है, आधे से ज्यादा जो है वो साथ में थे कैफ के अंदर। ठीक है, तो इसलिए अब ये नहीं हो सकता कि आपको जो है वो सिर्फ वहां तक छोड़ दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा देखना जरूरी है। और आप भी अपने पास डायरेक्ट जो है वो, जब तक आप हार्ड में परचेज नहीं करते तब तक सॉफ्ट में ले लो। ठीक है, सॉफ्ट के अंदर ज़रूर जो है वो साथ-साथ, जैसे अगर सर एएमएल पढ़ा रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी साथ में पढ़ो। ठीक है, अगर हम यहाँ से कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं तो सॉफ्ट कॉपी साथ में पढ़ो। ठीक है, ये मेरी आपको गारंटी है कि जब आप नोट्स पढ़ के, नोट्स याद करके, पढ़ के नहीं, नोट्स याद करके जब आप बेरेक्ट पढ़ोगे तो आपको बेरेक्ट डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ठीक है, एनीवेज, हमने कहा भाई टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी, डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट मेमोरेंडम और आर्टिकल्स के ऊपर उसने डिस्कशन किया है। टेबल एफ के अंदर उसने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स बताए एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी लाइसेंस अंडर सेक्शन 42। ठीक है, ये एक अब अजीब सी बात है, कंपनी एक्ट 2016 लिखा है, 17 होगा ये। ठीक है, अब ब्रीफली, ठीक है, अभी हमने मेमोरेंडम और आर्टिकल्स पढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि आप एक हिस्ट्री कैरी तो करते हो ना, आपको याद तो है चीजें, तो इसलिए मैं ब्रीफली जो है वो दिखा देता हूँ कि इसका मेमोरेंडम होता कैसे है। हमने कहा भाई नेम क्या होगा, एक्स वाई जी एसोसिएशन। ठीक है, लिमिटेड नहीं आया। ठीक है, कहा था ना उसने, उसने वादा किया था कि भाई आप अगर सारी कंडीशंस को कंप्लाई करेंगे तो मैं आपके नाम के साथ लिमिटेड नहीं लगाऊंगा, तो उसने लिमिटेड नहीं लगवाया, एक्स वाई जी एसोसिएशन लिखा। फिर रजिस्टर्ड ऑफ अ कंपनी विल बी सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ बलूचिस्तान। दी ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी फॉर विच कंपनी इज स्टेटेड एज फॉलोज। ठीक है, हमने कहा भाई आप अपने ऑब्जेक्ट्स लिख दें। फिर उसने लिखा इन ऑर्डर टू अचीव द ऑब्जेक्टिव द कंपनी शैल एक्सरसाइज द फॉलोइंग पावर्स। ठीक है, क्या क्या करेगी? टू अपील, सॉलिसिट और एक्सेप्ट contributions, donations, grants and gifts in cash or in kind from lawful sources and to apply same or income thereof for the objects of the company। पहली बात ये तो हमने पता था। ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द नेम ऑफ अ कंपनी एंड टू ड्रॉ। ठीक है, अगेन हमने कहा कि भाई आप एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन करेंगे। फिर उसने सारी चीजें जो भी काम करने हैं एक एनपीओ को उसने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल to invest surplus money of the company not immediately required in such manner as may be specified from time to time to be determined by the company। ठीक है, ठीक है, सारे ऑब्जेक्ट्स टू डू ऑल द अदर लॉफुल एक्ट्स एंड थिंग्स एज आर इंसिडेंटल और conducive to the attainment of the above objective or any of them। ठीक है,
फिर उसने कहा द कंपनी शेल अचीव द फॉलोइंग, पहले ऑब्जेक्टिव्स बताए क्या काम करना है, द कंपनी शेल अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस, ठीक है। द कंपनी इज फॉर्म्ड एज पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। यहाँ उसने बता दिया कि पब्लिक लिमिटेड बनेगी, लेकिन कौन सी होगी, पब्लिक लिमिटेड बाय गारंटी होगी, ठीक है। एंड दैट टू विदाउट शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी आगे देख लेंगे 1 मिनट में। इसका मतलब कि एनपीओ एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट जब भी बनेगी वो बनेगी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ठीक है। फिर उसने कहा पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन बाय द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी एंटिटी फॉर सर्विसेज अदरवाइज टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी और टू देयर फैमिली मेंबर्स वेदर होल्डिंग एन ऑफिस इन द कंपनी और इट्स सब्सिडियरी और नॉट शेल बी प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड क्यों? क्योंकि आपने कहा था ना कि मेंबर्स को कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह से नो चेंज इन मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शैल बी मेड एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ द एसईसीपी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अगेन हमने कहा भाई द कंपनी शैल नॉट एक्सप्लॉइट और ऑफेंड द रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज ऑफ द पीपल, ठीक है। हमने कहा भाई सारी जनरल बातें जो है वो इसने इसके अंदर लिख दी, ठीक है। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग बात, the company in all its letterheads, documents, signboards and other modes of communication shall with its name state the phrase a company set up under section 42 of the Companies Act 2017, ताकि पता तो चले, क्योंकि आप एसोसिएशन लिख के छोड़ दोगे तो एसोसिएशन पता कैसे चलेगा कि कहाँ रजिस्टर हुए। सिर्फ ये लिख दो, नीचे एक लाइन लिख दो, कंपनी सेटअप अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, ठीक है। एनीवेज हमने कहा भाई मतलब बहुत सारी कंडीशंस है ना जो यहाँ आप लिख सकते हो अपनी, तो अब आपका डिस्क्रिप्शन है, सैंपल उसने दे दिया, ठीक है। फिर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, ठीक है। उसने लिमिटेड बाय गारंटी का विदाउट शेयर कैपिटल, देखो कहीं भी आपको यहाँ पे जो है वो शेयर कैपिटल नजर नहीं आएगा, देखो कहीं आया नजर नहीं आया ना। इसका मतलब कंपनी कौन सी, अगर शेयर कैपिटल होता तो यहाँ पे विद शेयर कैपिटल के लिए मेमोरेंडम में क्लॉज होता शेयर कैपिटल का। इसका मतलब हमेशा एनपीओ बनती किस पे है, लिमिटेड बाय गारंटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनेगी। नंबर 2 आपकी जो है वो लिमिटेड बाय गारंटी बनेगी। नंबर 3 वो भी विदाउट शेयर कैपिटल बनेगी, ठीक है। और फिर उसने लिखा है ऑन रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस ऑफ अ कंपनी अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017 बाय द कमीशन द कंपनी शैल स्टॉप ऑल इट्स एक्टिविटीज एक्सेप्ट द मनी रिकवरी ऑफ मनी ओव टू इट, द कंपनी शैल नॉट सॉलिसिट और रिसीव डोनेशन, ठीक है। ये सारी बातें भी इसने यहाँ पे लिख दी, मेरे साथ हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, ये सिग्नेचर्स आ जाएंगी सारी के भाई आप सब्सक्राइब करें। अब आ गया आर्टिकल, ठीक है। हमने कहा भाई बायलॉज आ गए आर्टिकल्स के, आर्टिकल्स के अंदर क्या होगा, हमने कहा पहले उसने कुछ बेसिक बातें कर दी, फिर मेंबरशिप की बात की, ठीक है। अब इसको यहाँ पे हमने जो है वो मेंबरशिप की बात की, फिर एडमिशन टू मेंबरशिप की बात की, डिफरेंट चीजें, सेसेशन एक्सपल्जन फ्रॉम मेंबरशिप की बात की कि किस तरह से भाई अगर आप एक मेंबर बन सकते हैं, किस तरह से मेंबर बन के हटाया जा सकता है आपको, एजीएम कैसे होगी, ईओजीएम कैसे होगी, ठीक है। स्पेशल बिजनेस कैसे होगा, कोरम कैसे होगा, मतलब सारी चीजें इसने यहाँ पे, बायलॉज है ना भाई, बायलॉज में तो सारी चीजें आएंगी। अच्छा जनरली सारी चीजें सिमिलर होंगी, देखो जैसे डायरेक्टर्स की बात सिमिलर होगी, एजीएम की बात सिमिलर होगी, ईओजीएम की बात सारी कंपनीज में सिमिलर होगी। लेकिन जैसे मेंबरशिप है ये नई बात है, ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो दिखाने का मकसद ये है कि देखें आप ये एक दफा जरूर देखते भी जाएं ताकि प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग भी आपको आइडिया हो कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव कैसे आएगा, रिमूवल उसका कैसे किया जाएगा। आर्टिकल्स होते क्या है, हमने कहा बाई लॉज है तो बाई लॉज में हर चीज आएगी, मिनट्स कैसे मेंटेन होंगे, सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होगा, कमिटीज कौन कौन सी होंगी, चेयरमैन ऑफ कमेटी कौन होगा, ठीक है। फिर सील के बारे में बताया, फाइनेंसिस के बारे में बताया, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, हर चीज के बारे में इसने जो है वो यहाँ पे आपके साथ कवर किया है इसको, ठीक है। एनीवेज ठीक है, आखिर तक चले जाते हैं भाई, यहाँ तक आ गए तो ठीक है, ये एंड हो गया यहाँ पे आपके, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस से अपने नोट्स के ऊपर, ठीक है। मैंने कुछ जो एडिशनल चीजें थी वो यहाँ पे स्पेसिफाई कर दी है, ठीक है। बड़ी आसान आसान सी बातें हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको जो एडिशनल चीजें, देखो हम करेंगे क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल एजीएम ईओजीएम कवर हो जाएगा मीटिंग्स के अंदर, ठीक है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स की चीजें कवर हो जाएगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, डायरेक्टर से पर्टेनिंग चीजें कवर हो जाएगी डायरेक्टर्स के अंदर, मिनट से पर्टेनिंग चीजें मीटिंग्स के अंदर कवर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने वो चीजें लिखी है जो आगे जाके कवर नहीं होंगी, ठीक है। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे समरी के अंदर लिख दिया, ठीक है। इसको एक दफा पढ़ भी लेते हैं और समझ भी लेते हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। मेमोरेंडम मैंने लिख दिया यहाँ पे, क्लॉजेस दैट विल नॉट बी कवर्ड लेटर इन अदर टॉपिक्स आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड देयर, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स क्लॉज 5 कंपनी शैल अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। नंबर 1 हमने कहा पब्लिक कंपनी होगी लिमिटेड बाय गारंटी विद नो शेयर कैपिटल, ठीक है। रेम्यूनरेशन टू द मेंबर्स और देयर फैमिली मेंबर्स बाय कंपनी और इट्स सब्सिडियरी कंपनी इज प्रोहिबिटेड, ठीक है, टिल 5 years आफ्टर द मेंबर्स क्विट फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। बड़ी इंटरेस्टिंग बात,
मैं एक जो है वो एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का मेंबर हूँ, अब तो छोड़ के चला गया। अब मैंने कहा कि भाई मैं कोई जो है वो सर्विस देना चाहता हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ आपके लिए, मैं मेंबर नहीं बनना चाहता। उसने कहा अगले 5 साल तक आप नहीं, आपको रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। अगर आप करना चाहते हैं सवाब के लिए करें, लेकिन आपको रेम्यूनरेशन नहीं दी जाएगी। कब से कब तक? उसने कहा 5 years आफ्टर द मेंबर क्विट्स फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द कंपनी। ठीक है, ये आपके लॉ का पार्ट लिखा हुआ है। नो चेंज इन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एक्सेप्ट प्रायर अप्रूवल ऑफ एसईसीपी। ठीक है, अगेन देखो ये चीज याद, अब मैं आपसे अब मैं बताता हूँ ना, देखो ये चीज अब याद नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ मैंने लिख जरूर दिए, आप अपने पास हैंडआउट में जरूर लिखेंगे, मतलब मैं अब जहाँ अपने नोट्स बना रहे हो, लेकिन ये चीज 3 दफा रीड कर ली, साथ में आपने जो है ये बेरेक देख लिया यहाँ से। ठीक है, तो आपकी ये चीज लॉक हो गई। ठीक है, अब आपको इससे ज्यादा इसको नहीं करना, लेकिन जो ऊपर चीजें पड़ी है वो याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, नो चेंज इन, अच्छा ये पढ़ लिया हमने। Patronage of any government or authority shall not be claimed unless such government or authority has signified its consent in writing. For example, आप कह रहे हैं कि भाई हमारी ट्रस्ट को इमरान खान साहब लीड करें, जैसे वो शौकत खान को लीड करें, वैसे ही जो है वो यहाँ पे भी फंड रेजर वो करते हैं। उसने कहा नहीं कर सकते आप, किसी भी गवर्नमेंट के पैट्रनेज, किसी भी मतलब पब्लिक जो अथॉरिटी है उसके फिगर को आप ला के ये नहीं कह सकते कि भाई आप करें, अनलेस उसने लिख के दिया कि हाँ मैं आपके साथ एफिलिएटेड हूँ। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान है ना, अगर आप कहेंगे इमरान खान मेरे साथ है तो इतने लोग फंड देना स्टार्ट कर देंगे आपको। अगर आप कहेंगे भाई ईदी जो है वो हमारे साथ है तो आप लोग फंड देना स्टार्ट कर देंगे आपको। ठीक है, कंपनी शेल नॉट सेट अप और एंगेज इन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटीज और फंक्शंस एज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इन एनी मैनर। देखें आपका काम एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट का था, आप बिजनेस करने के लिए थोड़ी आए थे। ठीक है, तो आप किसी भी बिजनेस वाली एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, कमर्शियल एक्टिविटी, कमर्शियल का मतलब ये कि जहां आप खुद प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। फैक्ट्री लगा के बैठ गए, नहीं भाई फैक्ट्री लगाने का काम नहीं था, आपने कहा था मैं कॉमर्स पे काम करूंगा, मैं साइंस पे काम करूंगा, मैं आर्ट पे काम करूंगा, तो ये वाले काम करेंगे आप। कंपनी शेल नॉट एक्सप्लॉइट और ऑफेंड द रिलीजियस ससेप्टिबिलिटीज। ठीक है, किसी भी रिलीजन के अगेंस्ट आप कोई बात करने से पहले 1000 दफा सोचें। हमने कहा क्यों? क्योंकि आप ये काम नहीं कर सकते, आपके मेमोरेंडम के अंदर ये बात लिखी हुई है। नॉट पार्टिसिपेट इन एनी पॉलिटिकल कैंपेन फॉर इलेक्टिव पब्लिक ऑफिस। ठीक है, आपने कहा भाई क्योंकि अब इलेक्शन है, ठीक है, तो मैं जो है वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एफिलिएट हो जाता हूँ। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हमारी जो है वो, क्योंकि हमारे पास डोनेशन तो रखा है, तो हमने कहा भाई हम जो है वो पीपल्स पार्टी का एक जो है वो जलसा करवा देते हैं, या फिर जो है वो हम एमक्यूएम के लिए कोई पॉलिटिकल कैंपेन कर लेते हैं। ठीक है, हमने कहा नहीं ये सारे काम आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लॉ कहता है एनपीओ का काम ये नहीं है। ठीक है, फिर वो कहता है कि भाई subscribers of the memorandum and article shall continue to members unless allowed by SCCP on application to quit as members। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आप छोड़ नहीं सकते मेंबरशिप जब तक एससीसीपी आपको अलाउ ना कर दे। आप आ गए, जा नहीं सकते, जा सकते हैं कब? जब एससीसीपी आपको अलाउ कर दे। चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर शेल फुलफिल दी फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया। देखो फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया ये इसके अलग से एनपीओ के रूल्स हैं। ठीक है, वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा। देखें फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया क्या होता है कि कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। ठीक है, कि भाई ऑनेस्ट हो, इंटीग्रिटी मेंटेन की भी हो, डिफरेंट क्राइटेरिया है जो आगे जाके आप कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चीफ एग्जीक्यूटिव और डायरेक्टर के लिए जरूरी है कि वो क्या करे? फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को फुलफिल करे। क्राइटेरिया उसने दिया हुआ है कि भाई ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो। ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स स्टेट अ कंपनी सेटअप, ये हमने पढ़ लिया, सेटअप अंडर सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। प्रॉफिट्स टू प्रमोट ऑब्जेक्टिव्स, नो डिविडेंड टू कंपनीज मेंबर्स, वी ऑल नो। ठीक है, कंपनी शेल क्लोज इट्स अकाउंट्स ऑन 30 जून ईच ईयर। ठीक है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्पेशल ईयर अलाउड नहीं है। आपके लिए कौन सा साल है? नॉर्मल साल है। ठीक है, नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, टैक्स ईयर नहीं होगा यहाँ। not solicit donations from foreign sources except with the prior permission of the बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट बात भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। no funds be received otherwise than through proper banking channel। ये प्रैक्टिकली मैं करवा चुका हूँ एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए मुझे इसके बारे में बड़े अच्छे से आइडिया कि भाई देखो आप, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक है, वो आई, उसने कहा कि भाई हम हमारे जो फंड्स हैं हमें ऑस्ट्रेलिया से फंड्स हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा आए भी इतने सारे डॉलर्स थे, कोई 2 लाख 2.5 लाख डॉलर्स थे शायद। ठीक है, लेकिन वो बैंक वाले क्लियर नहीं करे। अच्छा भाई क्यों क्लियर नहीं करे? उन्होंने कहा कि भाई आपने अप्रूवल नहीं लिया हुआ है। किससे अप्रूवल लेना था? उन्होंने कहा भाई आपको अप्रूवल लेना था इंटीरियर मिनिस्ट्री से, इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन से। अगर आप अपने आप को वहां पे एक्नॉलेज करवा लेते हैं, वहां पे अप्रूव करवा देते हैं, ठीक है, तो आपके बैंक के फंड रिलीज कर दिए जाएंगे। अदरवाइज अब हम रिलीज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसी एनपीओ पकड़ी गई हैं जो गलत कामों में इन्वॉल्व थी। ठीक है, तो इसलिए इतनी ज्यादा स्ट्रिक्टनेस इनके ऊपर कर दी है
ठीक है, कि भाई आप जाएं, आप अप्रूवल लें और उसके बाद करें। अच्छा, अप्रूवल भी ऐसे नहीं मिलता, उसके लिए भी 14 कंडीशंस और हैं। ठीक है, तो उसने यहाँ पे ये बात लिखी है कि भाई अगर आप फॉरेन सोर्सेज से डोनेशन लाना, अब हमें क्या पता भाई, मतलब गवर्नमेंट ये कह रही है, हमें क्या पता कि भाई ये पैसा क्यों आ रहा है पाकिस्तान, अगर बाहर से आ रहा है तो हमें क्या पता क्यों आ रहा है, वाकई आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अभी रिसेंटली एक चीज पढ़ी होगी कि एक कंट्री है, अब ठीक है, एक कंट्री है, उसने एक बजट रखा हुआ है, उसने बजट रखा हुआ है कि भाई दूसरी जगहों पे लेट से, हमने कहा पता नहीं मैंने कहा, ये एक जो है वो आर्टिकल पढ़ा था कि भाई उसने एक बजट रखा हुआ है कि जैसे जो एशिया की कंट्रीज है वहां पे जो ये होता है ना कि मार्च में जो होता है औरत मार्च, ये मार्च वो मार्च, ठीक है, उसके लिए उन्होंने एक बजट रखा हुआ है ताकि ये जो मैस है इसको क्रिएट करवाया जाए यहाँ पे। ठीक है, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि अब आप में से जो फीमेल बैठी हुई है ना कि मैं इसके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, इसके फेवर में बात कर रहा हूँ, नहीं, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनपीओ के ऊपर उन्होंने स्ट्रिक्ट जो है मॉनिटरिंग की हुई है। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई आपको किसी को क्या पता कि भाई आप यहाँ पे क्या, जैसे भी बीच में यहाँ पे जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हुई थी, ठीक है, जो सेक्टेरियन वायलेंस क्रिएट हो रहा था, बाद में आइडेंटिफाई हुआ भाई उसके लिए तो बाहर से पैसे आए थे इस चीज को करवाने के लिए। तो इसीलिए गवर्नमेंट क्या कह रही है कि भाई ये 5th जनरेशन वॉर्स चल रही है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन की वॉर्स चल रही है, ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन की वॉर्स चल रही है। तो हमें नहीं पता जो अगर आप पाकिस्तान पैसा आ रहा है तो यूज कहाँ होगा, इसलिए उन्होंने स्ट्रिक्टनेस लगा दी। उन्होंने कहा भाई विद इन पाकिस्तान तो हम मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आउटसाइड पाकिस्तान से आ रहा है तो हमें नहीं पता क्यों आ रहा है। तो पहले आप अपने आप को रजिस्टर करवाएं, आप अपनी सारी डिटेल्स दें, सामने वाले की सारी डिटेल्स दें, उसके बाद आप पैसा लेके आ जाएं यहाँ पे। ठीक है, एनीवेज, फिर उसने कहा कि भाई नो इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएटेड कंपनीज एक्सेप्ट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ एसईसीपी। ठीक है, इसी तरह से उसने कहा नॉट टू अंडरटेक इन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अगेन हमने कहा, हमें समझ आ गया कि इसमें क्या बात कर रहा है। ठीक है, क्लॉज 5 एक एक्स्ट्रा चीज थी जिसे हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब आर्टिकल्स की भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो हम सब्सिक्वेंटली डिस्कस नहीं कर रहे होंगे उसको मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, करूंगा। अब वो कह रहा है कि भाई आर्टिकल्स की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक एक क्लॉज है मेंबरशिप का। ठीक है, 1% राइट टू होल्ड 1 मेंबरशिप। ठीक है, यानी अगर एक पर्सन, आप एक बंदे हैं तो एक एक ही मेंबरशिप आपके पास, आप उसके लिए एंटाइटल्ड हैं। ठीक है, rights and privileges of a member shall not be transferable and shall cease on his death or otherwise ceasing to be a member। ठीक है, अगेन हमने कहा भाई ये पास ऑन वाली एक्टिविटी नहीं है, ये शेयर्स थोड़ी है कि आपने एक से दूसरे को दे दिए, नहीं। हमने कहा भाई अगर आप अपनी मेंबरशिप को एंड करवाना चाहते हैं तो हमने पहले भी कहा कि आप कहाँ चले जाएं, एनसीसीपी क्या चले जाएं, वो अप्रूवल देगा, आपकी मेंबरशिप एंड हो जाएगी। ठीक है, एडमिशन टू मेंबरशिप, new members allowed if existing one seconds in, after which BOD decides in 90 days of making such application। अच्छा, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा है, जब मैं केपीएमजी के अंदर फर्म में था, आज से कोई मतलब 7 साल पुरानी स्टोरी है ये। एक क्लब था, ठीक है, ऑब्वियसली आपको पता है ना, जब सीजन नहीं होता, जब आपका भी अभी ऑफ सीजन होगा तो आपको जो है वो पार्टी तो नहीं करनी दी जाएगी। ठीक है, आपको छोटे छोटे क्लाइंट्स दे दिए जाएंगे कि भाई ये 5 क्लाइंट्स हैं, ये भी आप कर लें। तो उसमें से एक क्लाइंट था मेरे पास, तो वहां पे जो है वो बहुत सारे लोग थे जो मतलब केपीएमजी के ही पार्टनर्स थे जो वहां पे मेंबर्स भी थे एक क्लब के अंदर। तो जो हमारे साथ एक मैनेजर था उसने वहां पे अप्लाई किया, उसने कहा भाई मैं जो है इस क्लब की मेंबरशिप लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो उस वक्त मैंने एक चीज आइडेंटिफाई की कि भाई उन्होंने कहा कि अगर आप क्लब की मेंबरशिप लेना चाहते हो तो सबसे पहले इस क्लब का रूल ये है, जो कि जनरली हर जगह का रूल होता है, हर क्लब का ही रूल होता है। ठीक है, कि आप क्या करेंगे कि भाई 2 मेंबर्स पहले सेकंड करेंगे, 2 मेंबर्स आपको साइन करेंगे कि हाँ भाई हमारी तरफ से परमिशन है तो आप जो है वो आ सकते हैं, इसके अंदर मेंबरशिप ले सकते हैं। तो यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है। उसने कहा कि अगर आप किसी एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हैं तो उस एनपीओ के अंदर से कोई मेंबर आपको पहले सेकंड करे कि हाँ मैं कहता हूँ कि भाई इसको मेंबर होना चाहिए। फिर क्या होगा, फिर ये मैटर चला जाएगा बीओडी के पास, और बीओडी कितने डेज में डिसाइड करेगी, 90 डेज के अंदर। फिर उसने कहा कि भाई नो माइनर और लुनेटिक शैल बी एडमिटेड एज अ मेंबर। अगर आप एक अनसाउंड माइंड के हैं, ठीक है, या बहुत छोटे हैं, तो फिर आपको मेंबर बनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नहीं बनाया जाएगा। और फिर साथ में उसने कहा कि भाई आपसे जो है वो एक अंडरटेकिंग ली जाएगी स्टैम्प पेपर के ऊपर कि आप किसी भी किस्म की गलत एक्टिविटी के अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, ना मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व करेंगे, ना टेरर फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व करेंगे, ना ही किसी इलीगल एक्टिविटी के अंदर अपने आप को, बैंकिंग बिजनेस के अंदर जो है वो आप अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक है, हवाला हुंडी ये सारे जो काम होते हैं उल्टे सीधे काम आप नहीं करेंगे। ठीक है, सेसेशन ऑफ एक्सपेल्जन ऑफ फ्रॉम मेंबरशिप। ठीक है, सुनेंगे साहब। Cessation, expulsion from membership. Liable for expulsion, suspension by BOD. Number 1, refuse BOD's decision.
ठीक है, अगेन हमने कहा अगर आप जो है वो बीओडी की बात नहीं मानते तो फिर आपको जो है निकाला जा सकता है। इनफ्रिंजेस रेगुलेशन ऑफ आर्टिकल्स, ठीक है, अगेन आर्टिकल की बात नहीं मानते। कोर्ट डिक्लेयर कर दे कि आप एक इनसेन, बैंकरप्ट, फ्रॉडुलेंट और इनकॉम्पिटेंट पर्सन है, ठीक है, या फिर उसने कहा गिल्टी ऑफ एनी एक्ट डिसक्रेडिटेबल टू अ मेंबर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कोई भी ऐसा गलत काम आप करके बैठ गए कि जिससे दूसरों की रेप्यूट भी, देखिए एनपीओ का बिजनेस इस तरह का है ना कि भाई आपको पैसा चाहिए, अब पैसा कैसे मिलेगा अगर आप ही का एक बंदा कोई गलत हरकत करके बैठ गया, उल्टे सीधे काम करके बैठ गया। एक्टिंग प्रीजुडिशियल टू दी ऑब्जेक्टिव्स, इंटरेस्ट और फंक्शनिंग ऑफ अ कंपनी, ठीक है, आप मेंबर हैं लेकिन अपनी ही कंपनी के खिलाफ, अपनी ही एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट के खिलाफ कोई काम कर देते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव के खिलाफ कोई काम कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में से एक ऑब्जेक्टिव एक था फॉर एग्जांपल एजुकेशन, ठीक है, आप एजुकेशन पे काम ही नहीं कर रहे फॉर एग्जांपल। Decision of BOD can be modified and annulled by members by resolution by two-third majority. Members can reinstate as members, member reinstate from member from the date of resolution of general meeting annulling। यानी इसका मतलब क्या हुआ, सुनेंगे सब। हमने कहा भाई देखो बीओडी ने तो अपना डिसीजन दे दिया, लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई इस डिसीजन को रिवर्स किया जाए तो कम से कम 2/3 ऑफ मेजोरिटी चाहिए मेंबर्स की। जिस दिन पे ये रेजोल्यूशन पास हुआ कि भाई फॉर एग्जांपल भाई मतलब अरसलान को जो है वो फॉर एग्जांपल कहा गया कि भाई आपको मेंबरशिप से हम सस्पेंड करें, बीओडी ने किया, अरसलान चले गए, सारे मेंबर्स क्या, उन्होंने कहा भाई ये क्या बकवास है कि मुझे जो है वो मेंबरशिप से जो है वो रिमूव किया जा रहा है, जबकि मैंने कोई ऐसी हरकत ही नहीं की है, कोई ऐसा काम नहीं किया। तो उन्होंने मेंबर्स को अपने साथ किया और उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। रेजोल्यूशन पास हुआ, 2/3 मेजोरिटी ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि नहीं भाई ये हम इसके बीओडी के डिसीजन के अगेंस्ट जो है एक ऑर्डर पास कर रहे हैं, एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं। तो जिस दिन से रेजोल्यूशन पास हुआ उस दिन से अरसलान अपनी वापस पोजीशन पे रिस्टोर कर दिए जाएंगे, रीइंस्टेट कर दिए जाएंगे, ठीक है। ऑटोमेटिक टर्मिनेशन कब होगी, ऑटोमेटिक टर्मिनेशन फ्रॉम मेंबरशिप कब होगी, उसने कहा नंबर 1 या तो डेथ हो जाए मेंबर की, या फिर अगर उसने कोई अमाउंट पे करनी थी, उसने वो अमाउंट अगर पे नहीं की तो फिर उस केस के अंदर जो है वो उसको हटा दिया जाएगा। फेल्स टू पे अमाउंट ड्यू बाय हिम इन 3 मंथ्स फ्रॉम सच ऑब्लिगेशन हैज बिकम ड्यू, ठीक है। अगर आपने कहा था कि भाई मैं एक अमाउंट दूंगा, एक कंट्रीब्यूशन दूंगा, लेकिन अगर आपने नहीं दिया, 3 मंथ्स हो गए, तो फिर उस केस के अंदर आपको रिमूव किया जा सकता है। अच्छा, एक प्रोविजन है जो टैक्स से पर्टेन करता है, अब ये अभी ये प्री मेच्योर है, ठीक है, ये जब आप थोड़े और बड़े हो जाएंगे, जब आप टैक्स का पेपर देंगे तो साथ साथ आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि अभी ये क्लियर नहीं होगी। ये पूरा 100C का एक सेक्शन है, सप्लीमेंट्री प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स if approved by FBR cannot change memorandum article without approval of Commissioner Inland Revenue। सुनेंगे सब। देखो आज ही मैं इसके ऊपर, मैं जब आपको बताया कि एक जो मैं आर्टिकल पब्लिक करूंगा, ठीक है, तो उसके अंदर मैंने इसके ऊपर भी डिस्कशन किया है कि देखो अगर आप फॉर एग्जांपल एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको टैक्स के भी एडवांटेजेस हैं, ठीक है। पहले ये होता था, ये टैक्स में फिर पढ़ेंगे, ठीक है, 100C का सेक्शन है। पहले ये होता था कि अगर आप कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको टैक्स नहीं देना होता था, लेकिन अब उन्होंने ये चीज चेंज कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने आइडेंटिफाई किया, एफएटीएफ की रिक्वायरमेंट्स आई, बहुत सारी दूसरी चीजें हुई, उन्होंने कहा भाई टैक्स उसी का एग्जाम्प्ट होगा, टैक्स उसी का 100% टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा जो अपने आप को कमिश्नर से अप्रूव करवा ले, एफबीआर से अपने आप को अप्रूव करा ले। अगर आपने अपने आप को अप्रूव करवाया है तो आपका टैक्स 100% टैक्स क्रेडिट मिलेगा, वरना क्या होगा, वरना आपकी इनकम पे 29% का टैक्स चार्ज कर दूंगा मैं, ठीक है। ये एक नया चेंज है, सिग्निफिकेंट चेंज है, ठीक है। तो अब वो कह रहा है कि भाई वो कंपनी जो एफबीआर से अप्रूव्ड है, ठीक है, कहाँ लिखा है ये लिखा है इनकम टैक्स के अंदर, सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 के अंदर। तो उसने कहा कि फिर वो अपना मेमोरेंडम और आर्टिकल चेंज नहीं कर सकती विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ कमिश्नर, ठीक है। फिर नंबर 2 उसने कहा रेस्ट्रिक्ट द सरप्लसेस वैलिडली सेट अपार्ट एक्सक्लूडिंग द रेस्ट्रिक्टेड फंड्स अप टू 25% ऑफ द टोटल इनकम ऑफ द, ठीक है। अब ये एक बात है, ये एक लिमिट गिवन है, ठीक है, ये अभी आपको शायद समझ ना आए, ठीक है। उसने कहा कि भाई आप क्या करते हैं, सुनेंगे साहब, अगर आपके पास जितना भी सरप्लस फंड है, ठीक है, restrict these surpluses validly set apart excluding restricted funds up to 25% of the total income of the year which are then invested in government securities, ठीक है। सुनेंगे साहब, एग्जाम्पल यहाँ गिवन भी है कि भाई अगर आपके पास 100 रुपए का सरप्लस है, ठीक है, पैसे बचे हुए हैं साल के आखिर पे, तो इसमें से 25% ऑफ द टोटल इनकम तो हटा दें आप, ठीक है। बाकी जो बच गया, ठीक है, उसका 25% आप क्या कर दें, आप जो है वो इन्वेस्ट कर दें कहाँ पे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह के अंदर, ठीक है। ये पढ़ेंगे अलग से, ये इसमें अभी आपको शायद समझ ना आए तो कोई इशू नहीं है, ये क्योंकि अलग से
एक दफा हमने फिर पढ़ना है, ठीक है, फिर पढ़ लेते हैं, ठीक है, बल्कि इसको हम देखते हैं यहाँ से ताकि आपको और क्लियर हो जाए। अगर हमें ये मिल जाए, हाँ, इसमें जो मेन प्रोविजन है, हाँ, the company shall restrict the surpluses or monies validly set apart, excluding the restricted funds, up to 25% of the total income of the year, ठीक है, provided that such surpluses or money set apart are invested in government securities, a collective investment scheme authorized or registered under the NBFC mutual funds, ठीक है, उसने इन्वेस्टमेंट की सारी जगहें बता दी, ठीक है, सब मेरे साथ हैं यहाँ तक। नहीं, ये आर्टिकल्स का पार्ट है, ये आर्टिकल्स का पार्ट है। देखो अब इसके अंदर आपके एनपीओज के अलग से एक रेगुलेशन हुआ करते थे जो पहले कोर्स का पार्ट होते थे, अब वो कोर्स का पार्ट नहीं है, वरना हम उसको भी कवर कर लेते तो आपको ये समझ आ जाता कि एनपीओ क्या क्या कर सकती है। 100 सी के अंदर लिखा हुआ है मरियम, ये बिल्कुल लिखा हुआ है सेक्शन के अंदर, ये चीज बिल्कुल लिखी हुई है कि टैक्स इंसेंटिव देने के लिए वहां पे कंडीशंस लिखी हुई है। ठीक है जी, मेरे साथ हैं सब यहाँ तक। आगे मूव करें हम।
करें, स्टार्ट करें, आगे बढ़े हम, सब साथ हैं। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब समझ आ रहा है? ठीक है, हम सही चल रहे हैं, कोई मसला तो नहीं है किसी को? चलें भाई, आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, अब इसके बाद चैप्टर नंबर 3 को हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा देखें, इसके बाद जो है वो इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज। अच्छा, हमने जो है वो इंशाल्लाह जो है वो इन सारे के पास्ट पेपर्स को भी हमें देखना है। ठीक है, थोड़े से एक दो टॉपिक्स और हो जाएं, फिर हम जो है वो पास्ट पेपर्स पे भी मूव करेंगे। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के ऊपर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। देखें, अब आपके पास यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनीज के अंदर तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर हमें डिस्कशन करना है। ठीक है, एक बात हमें करनी है, जो इसके कंपोनेंट्स हैं बेसिकली। ठीक है, हमने कहा भाई कंपोनेंट नंबर 1 ये है कि जब भी आपके पास कोई पर्सन प्रैक्टिकली अगर आएगा तो आपसे कहेगा भाई आप मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दे दें। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई आप अपनी कंपनी का नाम क्या रखोगे। ठीक है, फिर दूसरी बात ये होती है कि जो मेमोरेंडम की क्लॉजेस हैं उसको किस तरह से कंप्लाई किया जाएगा, और जो आर्टिकल्स की क्लॉज हैं उसकी प्रिपरेशन किस किस तरह से की जाएगी। ठीक है, तो इन तीन को अगर आप कंप्लीट कर लें तो एक कंपनी जो है वो इजीली इनकॉर्पोरेट हो जाती है। हम आगे जाके देखेंगे भी इसी टॉपिक के अंदर कि कंपनी किस तरह से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। उसने कहा भाई सबसे पहला कंपोनेंट ये है कि नेम ऑफ कंपनी। ठीक है, नेम ऑफ कंपनी के अंदर हम सेक्शन 10 पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने कहा भाई नेम सिलेक्शन किस तरह से होती है, तीन तरह के नाम होते हैं। एक वो नाम है कि जो आप रख ही नहीं सकते, दूसरा वो नाम है जो आप रख सकते हैं लेकिन किसके अप्रूवल के साथ, एससीसीपी के अप्रूवल के साथ, और तीसरा वो नाम है जो आपको किसमें किसी की अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद वो नाम रख दें आप। ठीक है, तो उसने कहा जो पहला नाम है जो रख ही नहीं सकते,
ठीक है, क्यों? क्योंकि एससीसीपी या रजिस्ट्रार ये समझता है कि भाई ये नाम रिजेंबल करता है किसी और कंपनी से। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, ठीक है? तो यूनिलीवर का नाम आप नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? हमने कहा यूनिलीवर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, जैसे मैं एक कंपनी जो है वो हमारी है जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी करवाती है, ठीक है? कैटलिस्ट एकेडमी के नाम से। तो जब हम एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रहे थे, हमने सिर्फ नाम दिया था कैटलिस्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो उन्होंने कहा भाई ये नाम जो है वो आप नहीं रख सकते। अच्छा भाई, हमने कहा क्यों नहीं रख सकते? उसने कहा ये ऑलरेडी इस नाम से जो है वो कंपनी आ रही है, आप कैटलिस्ट के आगे कुछ और लगाएं, आप करना क्या चाहते हैं? हमने कहा भाई हम एजुकेशन पे और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा फिर आप कोई ऐसा नाम लगाएं कि जिससे लगे कि आप एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। तो हमने नाम रख दिया द कैटलिस्ट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिमिलर या रिजेंबल करते हो वो नाम रख ही नहीं सकते। अब अगर ऑलरेडी किसी का नाम होता दी कैटलिस्ट एकेडमिया तो वो हम रख ही नहीं सकते थे फिर, ठीक है? इसी तरह से उसने कहा कोई भी ऐसा नाम नहीं रख सकते जो इनअप्रोप्रिएट हो या अनडिजायरेबल हो, जो सोसाइटी इन जनरल के अंदर अच्छा नहीं समझा जाता। या फिर कोई भी ऐसा नाम जिससे आप दूसरे को धोखा दें, डिसीव करें, ठीक है? उसने कहा ये भी नाम नहीं रख सकते आप। या फिर कोई भी ऐसा नाम जिससे किसी की रिलीजियस ससेप्टेबिलिटीज जो है वो हर्ट हो जाएं, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं आप, ठीक है? उसने कहा वो भी नहीं कर सकते, ठीक है? या इसके अलावा कोई और ग्राउंड जिसके ऊपर जो है वो आपसे कहा जाए कि ये नाम आप नहीं रख सकते, ठीक है? तो हमने कहा भाई पहली कैटेगरी वो है कि जहां पे आप नाम रख ही नहीं सकते। नंबर 2, उसने कहा कुछ नेम्स वो हैं कि जो रख सकते हैं लेकिन उसके लिए प्रायर अप्रूवल चाहिएगा एससीसीपी का, ठीक है? पहला क्या है? उसने कहा भाई नंबर 1 ये है कि भाई आप अगर किसी पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट, चाहे पास्ट हो या प्रेजेंट हो, अगर आप कोई नेम रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। भाई मैंने इमरान खान के नाम के ऊपर नाम रखना है, ठीक है? तो अब आप कह रहे हैं कि भाई इमरान खान पूरी दुनिया में एक ही थोड़ी है, मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की बात थोड़ी कर रहा। तो अगर आप जस्टिफाई कर सकते हैं तो एससीसीपी के अप्रूवल के साथ आप नाम रख लें, ठीक है? इसी तरह से उसने कहा फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ सच गवर्नमेंट, ठीक है? हमने कहा भाई आप एफबीआर के नाम के ऊपर आपने नाम रख दिया, एफबीआर प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है? उसने कहा नहीं रख सकते आप, ठीक है? आप अगर प्रूफ करें कि भाई ये एफबीआर वो नहीं है, ये तो मैं कुछ और एफबीआर कहना चाह रहा हूँ, एफबीआर का फुल फॉर्म कुछ और है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? या फिर कोई भी ऐसी कॉर्पोरेशन सेटअप बाय और अंडर फेडरल और प्रोविंशियल लॉ, उसने कहा नहीं कर सकते, ठीक है? लेट्स से हमने कहा भाई अगर आप बात करते हैं ओजीडीसी की, ठीक है? हमने कहा कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, पीआईए के नाम के ऊपर आपने नाम रख लिया, ठीक है? आप नहीं रख सकते, ठीक है? या फिर उसने कहा कि फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आपने यूनिसेफ के नाम के ऊपर नाम रख लिया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है? कंपनी, अपनी कंपनी का। या फिर उसने कहा मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी और टू फ्लोट है मुदारबा। देखिए मुदारबा एक इस्लामिक टर्म है, ठीक है? अब मुदारबा इस्लामिक टर्म है, इस्लामिक पार्टनरशिप को कहते हैं। हमने कहा, आपने कहा कि भाई मैं भी इस्लामिक पार्टनरशिप करना चाहता हूँ। उसने कहा भाई आप बिल्कुल करना चाहते होगे, लेकिन पाकिस्तान में जब मैं मुदारबा की बात करता हूँ तो मैं एक रजिस्टर्ड मुदारबा की बात करता हूँ और ये नाम उसी को दिया जाता है जिसके पास मुदारबा का लाइसेंस हो, ठीक है? तो इसलिए आपको हम ये नाम नहीं दे सकते, ठीक है? या फिर उसने कहा कोई भी ऐसा बिजनेस रिक्वायरिंग लाइसेंस, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपने अपना नाम रख दिया एबीसी एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है? या ऑयल एक्सप्लोरेशन बिजनेस, ठीक है? तो उसने कहा भाई आपके पास ये नाम रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, आपके पास लाइसेंस है? हमने कहा बिल्कुल है। तो जैसे ही लाइसेंस देखा है एससीसीपी ने अलाउ कर दिया, हाँ भाई ये नाम आप रख सकते हैं, ठीक है? फिर उसने कहा कि भाई थर्ड कैटेगरी वो है कि जहां पे आपको नाम फुली अलाउड होंगे। क्या मतलब कि ना वो फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है ना वो सेकंड कैटेगरी में फॉल करता है, आपको ऑटोमेटिकली वो नाम फिर अलाउड होंगे, ठीक है? तो हमने कहा पहला स्टेज क्या था कि नाम आपने जो है वो सिलेक्ट करना है। फिर नाम ऑब्टेन कैसे करना है, ठीक है? हाउ टू ऑब्टेन अ नेम, ठीक है? तो उसने कहा भाई पर्सन को चाहिए कि वो रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करे और अपने नाम को रिजर्व करा ले। कितने डेज के लिए? 60 डेज के लिए। रजिस्ट्रार क्या करेगा, या तो उसकी एक्सेप्ट कर लेगा रिक्वेस्ट को या फिर रिफ्यूज कर देगा, ठीक है? अगर रजिस्ट्रार रिफ्यूज करता है तो फिर पर्सन के पास जो है वो अपॉर्चुनिटी है, कहाँ चला जाए? एससीसीपी के पास चला जाए। कितने डेज के अंदर? 30 डेज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिफ्यूजल के अंदर। लेकिन जो एससीसीपी डिसीजन देगा वो क्या हो जाएगा? फिर फुल एंड फाइनल डिसीजन हो जाएगा, ठीक है? फिर उसने कहा कि भाई लेकिन अगर आप अपना नाम रिजर्व करवाते हैं बाय गिविंग फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, तो अगर अभी कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो आपके नाम को कैंसिल कर दिया जाएगा, ठीक है? और अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है तो आपको डायरेक्ट किया जाएगा कि भाई अपने नाम को चेंज करें। क्यों? क्योंकि आपने जो है वो एक फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे के अपने नाम को रखा था। फिर इसके बाद वो कहता है कि भाई अगर व्हाट इफ कि मैंने एक दफा नाम रख लिया, मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट भी हो गई, अब मैं नाम को चेंज करवाना चाहता हूं, तो क्या नाम को चेंज कर सकता हूं? उसने कहा नेम चेंज बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? बड़ी कॉमन एग्जांपल के एस और के इलेक्ट्रिक की है ना, कि नेम चेंज बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है? लेकिन चेंज ऑफ नेम भी हो सकता है, चेंज ऑफ पेरेंथेसिस भी हो सकता है, ठीक है? दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने कहा भाई चेंज ऑफ नेम का मतलब ये है कि के ई एस सी से के इलेक्ट्रिक पे आना।
चेंज ऑफ पैरेंथेसिस का क्या मतलब है, लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड से अनलिमिटेड, ठीक है, ये चेंज ऑफ पैरेंथेसिस है ना, ठीक है, कि आपकी जो टेल है उसको चेंज करना, ठीक है। उसने कहा भाई अगर आप नाम चेंज करवाना चाहते हो तो दो काम करो, नंबर वन स्पेशल रेजोल्यूशन पास करो, नंबर टू रजिस्ट्रार का अप्रूवल लो। अगर पैरेंथेसिस चेंज करवाना चाहते हो, क्यों, क्योंकि आपने अपनी कंपनी को कन्वर्ट करवा लिया प्राइवेट से पब्लिक में, पब्लिक से सिंगल मेंबर में, तो उसने कहा फिर उसके लिए सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने की जरूरत है, पैरेंथेसिस के चेंज करने के लिए यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अप्रूवल फ्रॉम द रजिस्ट्रार। यानी इन शॉर्ट हमने कहा चेंज ऑफ नेम के लिए दो चीजें, स्पेशल रेजोल्यूशन और अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार। चेंज ऑफ पैरेंथेसिस के लिए एक ही चीज, वो क्या चीज है, हमने कहा सिर्फ स्पेशल रेजोल्यूशन, ठीक है। अच्छा भाई इस चेंज के इफेक्ट्स क्या होंगे, हमने कहा भाई अगर आप अपना नाम चेंज करवाना चाहते हो तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे। उसने कहा भाई तीन चीजें, नंबर वन रजिस्ट्रार की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अपने पास जो वो रजिस्टर मेंटेन करता है उसमें कंपनी का पुराना नाम हटाए, नया नाम इंसर्ट कर ले, साथ साथ ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर दे। कंपनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसने कहा भाई 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट क्या करे, अपने पुराने नाम के साथ नया नाम भी लगा दे। क्या मतलब, ऊपर लिख दे के इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नीचे लिख दे फॉर्मरली नोन एज केईएसई। कितने डेज तक, 90 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट तक। लेकिन उसने कहा कि ये चेंज का मतलब ये नहीं है, नाम चेंज का मतलब ये नहीं है कि आपकी ऑब्लिगेशंस और राइट पे कोई इफेक्ट आएगा या आपकी केस या प्रोसीडिंग्स के ऊपर कोई इफेक्ट आएगा। क्या मतलब कि भाई अगर आपने जिस पार्टी को पे करना था, अब आप कह रहे हैं कि भाई मैं थोड़ी पे करूंगा, वो तो पुरानी के ही ऐसी करेगी, ठीक है। उसने कहा नहीं, नाम चेंज करने से बंदा चेंज नहीं होता, बंदा तो वही रहेगा ना, ठीक है। इसी तरह से अगर कोई केस के ही ऐसी पे हुआ हुआ था तो वो आपके ऊपर भी रहेगा, नाम चेंज करने से केस चेंज नहीं हो जाता, क्यों, क्योंकि पर्सन सेम है, ठीक है। फिर उसने एक और बात कही, सुनेंगे साहब। हमने कहा कि भाई फिर उसने एक और बात कही, उसने कहा कि क्या मैं अपने नाम को रेक्टिफाई करवा सकता हूँ। रेक्टिफाई का मतलब क्या है कि नाम अगर इन एडवर्टेंस या इनकरेक्ट या फॉल्स इंफॉर्मेशन के थ्रू रखा गया तो क्या रेक्टिफिकेशन हो सकती है। रेक्टिफिकेशन कब होती है, जब मिस्टेक हो जाए कोई, ठीक है। चेंज क्या होता है, डेलिबरेट होता है, ठीक है। रेक्टिफिकेशन कब होती है, कोई मिस्टेक अगर आपने कर दी, पहले आपने इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी थी, उसकी बेसिस पे आपने नाम रख दिया। तो उसने कहा क्या हो सकता है, उसने कहा दो बातें, या तो कंपनी खुद अप्लाई कर रही है, तो अगर कंपनी खुद अप्लाई कर रही है तो विद द अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रार अपने नाम को रेक्टिफाई करवा ले, मे का वर्ड यूज किया। लेकिन अगर रजिस्ट्रार को आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई इसने अपना नाम गलत रखा है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ रखा है, तो फिर मे नहीं यूज किया, उसने शेल यूज किया, फिर मैंडेटरी हो जाएगा क्या आप अपने नाम को रेक्टिफाई करें, अपने नाम को सही करें। लेकिन ये काम कब करेगा रजिस्ट्रार, जब वो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दे दे। कितने टाइम के अंदर आपने ये काम कर लेना है, उसने कहा विद इन 30 डेज ऑफ रिसीट ऑफ डायरेक्शन आपने काम कर लेना है, ठीक है। अगर आप कंप्लाइंस कर लेते हैं ऑन टाइम तो आपके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर आप कंप्लाइंस नहीं करते तो दो काम कर लिए जाएंगे। वो दो काम क्या होंगे, आपका नाम जो है वो जो है वो खुद से वो एंटर कर देगा रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर के ऊपर, और आपको खुद से वो ऑल्टर्ड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इशू कर देगा, क्यों, क्योंकि आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। फिर उसने एक और बात कही, उसने कहा जब मैं बात करता हूँ पब्लिकेशन ऑफ नेम बाय कंपनी की, ठीक है, अगेन एक छोटी सी रिक्वायरमेंट कि भाई आपने क्या करना है, आपने अपने नाम को कहाँ कहाँ पब्लिक रखना है, कहाँ कहाँ पब्लिश करना है। उसने कहा नाम और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर और हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर डिस्प्ले करेंगे। क्या मतलब, आप लिखेंगे कि भाई एबीसी प्राइवेट लिमिटेड और इनकॉर्पोरेशन नंबर ही है। जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट है, तो आपको अलग से एक नया नंबर इशू किया जाता है ना, इसी तरह से एनटीएन लिया जाता है तो नंबर इशू किया जाता है। तो हमने कहा भाई यहाँ पे भी जब कंपनी बनती है तो कंपनी को एक इनकॉर्पोरेशन नंबर इशू किया जाता है। तो कंपनी क्या करेगी, अपने नाम के साथ साथ इनकॉर्पोरेशन नंबर को रजिस्टर्ड ऑफिस और हर प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर डिस्प्ले करेगी। फिर उसने कहा कि भाई आपकी जो सर्टिफाइड सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो भी आप हर प्लेस ऑफ बिजनेस के ऊपर रखेंगे। इसी तरह से हर डॉक्यूमेंट के ऊपर कंपनी चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में अपना नाम, एड्रेस और जो अदर पर्टिकुलर्स है, फॉर एग्जांपल हमें का ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, फोन नंबर, ये सारी चीजें भी अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर जो है वो मेंशन कर रही होगी, ठीक है। फिर एक छोटी सी चीज, ये आगे जाके भी पढ़ेंगे हम, पब्लिकेशन ऑफ कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल शैल बी पब्लिश विद द पेड अप कैपिटल, ठीक है। ये हमें पता है ऑथराइज कैपिटल क्या होता है, हमने कभी मैक्सिमम लिमिट जो एक कंपनी जो है वो जिसके शेयर जिसके पास ऑथराइज किया हुआ है, अथॉरिटी है जिसके पास। और पेड अप कैपिटल क्या होता है कि उसमें से जितनी अमाउंट के आपने शेयर बेसिकली जो है वो पेमेंट आपके पास आ चुकी है। आगे जाके पढ़ेंगे इसको डिटेल में इंशाल्लाह। सब मेरे साथ हैं यहाँ तक, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नेम तक, जल्दी से मुझे बता दें प्लीज।
अच्छा चले, हम एक काम ये करते हैं, क्योंकि नमाज का टाइम भी जो है वो ठीक है, आज वैसे ही फ्राइडे, ठीक है, तो हम क्लास को जो है वो यहाँ पे, और फिर हम नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे 1 PM तक, ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो यहीं से कंपोनेंट नंबर 2 से जो है वो अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लास को ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।